Hello everyone, welcome back to our revision series for corporate law for CA Inter. Guys, आज मैं आप लोगों के साथ कवर करने जा रहा हूँ चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट विच टॉक्स अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। चैप्टर 5 की हम बात करें तो चैप्टर 5 कवर्स सेक्शन 73 टू सेक्शन 76A विच डील्स विद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। और इस चैप्टर को हमने कवर करना होता है अलोंग विद कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। इन टोटल इसके अंदर 22 रूल्स हैं। तो ये हमारा एक ऐसा चैप्टर है जहां पर हमारा सेक्शंस कम है और हमें रूल्स पे ज्यादा फोकस करना है। जनरली आपने देखा होगा कि जो हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं इंटर लेवल पे, वहां जनरली रूल्स कम होते हैं, हमें ज्यादातर सेक्शंस कराए जाते हैं, रूल्स इनफैक्ट कई जगह पूरी तरह इग्नोर कर दिए जाते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली अपना मटेरियल भी अमेंड किया है, इसका कंटेंट बढ़ाया है और सारे के सारे रूल्स लगभग उसने सिलेबस में डाल दिए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैं आपके साथ रिवाइज करूंगा, ऑब्वियसली सेक्शन 73 से 76 ए तक जो हमारे सेक्शंस हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। टोटल 5 सेक्शंस हैं, जिसमें से इनफैक्ट देखा जाए तो 2 ही सेक्शन मेन है, सेक्शन 73 और सेक्शन 76। चैप्टर का फ्लो क्या है? सबसे पहले हमें बात करनी है कि डिपॉजिट्स होते क्या हैं। डिपॉजिट्स की जो डेफिनेशन है वो एक बहुत एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, उन्होंने क्या लिखा है कि हर तरह का पैसा जो डिपॉजिट लोन के फॉर्म में ले लेती है कंपनी, वो डिपॉजिट्स ही माने जाएंगे एक्सेप्ट द प्रिस्क्राइब्ड आइटम्स, एक्सेप्ट द आइटम्स जो उन्होंने रूल्स में बताई हुई है। यानी कि डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि एक तरह से ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने पहले सब कुछ इंक्लूड किया है और फिर क्या है कि ये चीज डिपॉजिट्स नहीं है। यानी कि आम भाषा में ये 19 चीज जो उन्होंने लिखी है रूल्स के अंदर, इनके अलावा किसी तरीके से अगर आप पैसा लेते हैं तो उसको हम डिपॉजिट्स मान लेंगे। तो उसके लिए पहले पहले हम डेफिनेशन पर आएंगे। वंस वी आर डन विद द डेफिनेशन, आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि जो आप एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स कर सकते हैं, ये मेंबर्स से हो सकता है या ये नॉन मेंबर से हो सकता है। यानी कि कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है या नॉन मेंबर से कर सकती है। जब हम मेंबर से एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 इससे डील करता है और वो क्या कहता है कि कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में दी हुई 6 कंडीशंस पूरी करके प्लस रूल्स को फॉलो करके मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। फिर जब हम नॉन मेंबर्स की बात करते हैं कि चलो मेंबर्स तो एक्सेप्ट कर लिया, नॉन मेंबर्स से क्या, यानी कि जनरल पब्लिक से क्या कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? तो प्राइवेट कंपनी के लिए तो सीधा सीधा नो है, क्योंकि अब हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में ही देखा था कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। पब्लिक कंपनी ले सकती है डिपॉजिट्स नॉन मेंबर से भी, लेकिन सारी पब्लिक कंपनी नहीं ले सकती। इसके लिए उन्होंने बताया सेक्शन 76 को आपको फॉलो करना है। वो क्या कहता है कि वो पब्लिक कंपनीज जो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज हैं वो नॉन मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो यानी कि अब सारी पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती, सिर्फ कुछ पब्लिक कंपनीज को अलाउ किया गया कि वो नॉन मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले सेक्शन 76 को फॉलो करते हुए। ये एलिजिबल कंपनीज हैं क्या? ये एलिजिबल कंपनी है कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है और वो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है 76 सेक्शन को फॉलो करते हुए। तो हमें दो सेक्शन देखने हैं, 73 सबसेक्शन 2 जो मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, 76 जिसको हम रीड करते हैं 73 सबसेक्शन 1 के साथ। 73 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि कोई भी कंपनी नॉन मेंबर से पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिन्यू नहीं करेगी एक्सेप्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट। तो वो बोल देता है कि एक्ट को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। और एक्ट कहां पे बारे में बताता है? एक्ट बताता है 76 में। तो हम बेसिकली क्या कहते हैं कि जब नॉन नॉन मेंबर से एक्सेप्ट करना हो तो 73 सबसेक्शन 1 प्लस 76 जो कि कंडीशंस देता है और रूल्स के भी साथ साथ आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा। इसके अलावा 76 सबसेक्शन 2 एक बात क्लियर कर देता है कि जो 73 वाली कंडीशंस हैं जो आपने मेंबर से एक्सेप्ट करते समय लेनी थी 6 कंडीशंस, वो तो 76 में लगेंगे ही लगेंगी। इसके अलावा 2 एडिशनल कंडीशंस लगेंगी। तो समरी क्या बन गई हमारे पास? 73 में आप मेंबर से ले सकते हैं, कोई भी कंपनी ले सकती है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, 6 कंडीशंस पूरी करनी है, रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? वो पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो नॉन मेंबर से भी एक्सेप्ट कर सकती है। 76 की कंडीशंस पूरी करनी है। और 73 ने क्या बोला? 76 ने क्या बोला कि 73 वाली 6 कंडीशंस प्लस 2 कंडीशंस एडिशनल। तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया। उसके बाद 76 ए आता है जो क्या कहता है कि अगर आप 73 ये 76 की कंडीशंस का वायोलेशन करते हैं तो 76 ए इसके लिए फाइन ले डाउन कर देता है कि कंपनी पे 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, ये मिनिमम फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 10 करोड़।
और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर इंप्रिजनमेंट 7 ईयर्स मैक्सिमम, फाइन 25 lakhs to 2 crore। और अगर हमें लगा कि ऑफिसर ने नोइंगली और इंटेंशनली किया है तो इज लायबल अंडर 447 ऑल्सो। तो ये 76 सबसेक्शन ए हो गया, सॉरी 76 ए हो गया सेक्शन हमारा, जहां पे उन्होंने पेनल्टी की बात करी अगर आप 73 या 76 का वायलेशन करते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं डिपॉजिट्स होते क्या हैं, हम डेफिनेशन से चलेंगे, उसके बाद फिर हम 73 और 76 के बारे में बात करना शुरू करेंगे। बीच में 74 और 75 बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो अगर मैं चैप्टर पे आऊं तो हमने क्या देखा जी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कंपनी मेंबर से भी कर सकती है और पब्लिक एट लार्ज से भी कर सकती है, और इसका एक सोर्स ऑफ फाइनेंस रहेगा। कंपनी एट कंट्रोल करना चाहती है, सेफगार्ड करना चाहती है इंटरेस्ट इन डिपॉजिट होल्डर्स का जो पैसे देते हैं कंपनी को, और इसलिए उसने 73 से 76 ए में कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस दिए हैं ताकि कंपनी ऐसे ही अनऑथराइज ढंग से या कह लीजिए बिना सिक्योरिटी के रिस्की मैनर में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट ना कर ले और डिपॉजिट होल्डर्स का इंटरेस्ट हैम्पर ना हो। इसके लिए उसने 73 से 76 ए में प्रोविजंस ले डाउन किए हैं अलोंग विद कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, जो हमने कवर करने हैं। टोटल 22 रूल्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन मैंने आपको कहा था, डेफिनेशन इस तरह की है कि स्टार्टिंग में वो लिखता है कि डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट बाय द कंपनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन इन एनी अदर फॉर्म। किसी भी तरह से पैसा कंपनी लेती है वो डिपॉजिट माना जाएगा। ये बात सेक्शन 2 ने भी लिखी, 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 31 ने, और उसके अलावा जो रूल 2 है वो भी बिल्कुल सेम बात बोलता है कि जो आपका डिपॉजिट्स है वो क्या है, एनी फॉर्म एनी रिसीट ऑफ मनी बाय द कंपनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन और इन एनी अदर मैनर। लेकिन मुद्दे की बात क्या आती है, the deposit does not include such amount as may be prescribed in consultation with Reserve Bank of India। लेकिन कुछ अमाउंट इसके अंदर से बाहर किए गए और ये 19 आइटम्स हमें बताई गई कि इन 19 आइटम्स को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। पेपर में एमसीक्यूज के हिसाब से, छोटे छोटे क्वेश्चंस के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किसको डिपॉजिट नहीं माना जाता। किसमें दिया गया है, ये दिया गया है रूल 2 सब रूल 1, इतना ही याद कर लीजिए। वैसे आगे बहुत लंबा रूल है, रूल 2 सब रूल 1, उसके बाद सब रूल सी, उसके बाद 1 2 3 कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम ब्रॉडली क्या रखते हैं, रूल 2 सब रूल 1 के अंदर हमें ये बातें दी हुई हैं कि व्हाट इज नॉट डिपॉजिट। 19 आइटम्स फटाफट शुरू करते हैं। नंबर 1, कोई भी अमाउंट आप रिसीव करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, किसी लोकल अथॉरिटी से, किसी स्टैट्यूटरी बॉडी से जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में बनी हुई है, ये कोई भी सोर्स ऑफ पेमेंट जिसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर देती है, इस तरह से आए हुए पैसे को डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कोई भी सोर्स ऑफ पेमेंट जिसको गारंटी किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज नॉट डिपॉजिट। सेकेंडली, कोई भी पैसा जो आप रिसीव करेंगे फॉरेन गवर्नमेंट से, किसी फॉरेन या इंटरनेशनल बैंक से, किसी फॉरेन गवर्नमेंट ओन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन कोलैबोरेटर से, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट से, फॉरेन सिटीजन्स से एंड फॉरेन अथॉरिटीज और पर्संस रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से। सिंपल भाषा में फॉरेन से आया हुआ पैसा जो कि फेमा के अकॉर्डिंग आया हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल बैंक से, कोलैबोरेटर से, बॉडी कॉर्पोरेट से, सिटीजन से या किसी फॉरेन सिटीजन से, उसको भी आप अपने डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। थर्ड, जब मैं कह रहा हूं डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे मींस 73 से 76 ए इनके ऊपर नहीं लगेगा। किसी भी तरह का लोन जो आपने किसी भी बैंकिंग कंपनी से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, उसके सब्सिडरी बैंक से, किसी भी नोटिफाइड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक से लिया है, यानी कि आम भाषा में बैंक से लिया हुआ लोन, किसी भी बैंक से लिया हुआ लोन डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। उसके अलावा कोई भी लोन या असिस्टेंस जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली जाएगी वो भी आपकी डिपॉजिट कैटेगरी में नहीं आएगी। कोई भी अमाउंट जो कंपनी रेस करती है बाय इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर्स इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कंपनी अगर कमर्शियल पेपर्स इशू करके पैसा रेस कर रही है वो भी डिपॉजिट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। और सिक्स्थ बात, कोई भी पैसा जो कि कंपनी किसी और कंपनी से लेती है लोन के फॉर्म में, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स के फॉर्म में, उसको भी आप डिपॉजिट्स की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो 6 बातें हमारी कवर हुई, गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से, उसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट्स की बात करी। थर्ड, बैंक से लिया हुआ लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ, कमर्शियल पेपर्स इशू करना या किसी कंपनी से इंटर कॉर्पोरेट लोन लेना, ये सब डिपॉजिट कैटेगरी में नहीं आएंगे। सेवंथ में उसने बात करी कि कोई भी एप्लीकेशन मनी आप लेते हैं किसी भी सिक्योरिटी को इशू करने के लिए, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी आपके पास आती है वो जब तक आपने पास रखते हैं उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड इस एप्लीकेशन मनी के आने के 60 डेज के अंदर अंदर आप अलॉटमेंट कर देते हैं उसका, और अगर ये अलॉटमेंट नहीं हो पाती है तो आप इसको 15 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ 60 डेज के अंदर रिटर्न कर देते हैं, तब ये डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे, वरना ये डिपॉजिट्स माने जाएंगे। तो हमने क्या लिखा, कोई भी पैसा जो आपका आया हो एज एडवांस, एज एप्लीकेशन मनी टुवर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन नीचे क्या लिखा, इफ द सिक्योरिटीज फॉर विच एप्लीकेशन मनी और एडवांस फॉर सच सिक्योरिटीज वर रिसीव्ड
कैन नॉट बी अलॉटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो ये सारा पैसा अगर आप रिफंड नहीं करते 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ दिस 60 डेज, तो आप इसको डिपॉजिट मान लेंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है एप्लीकेशन मनी वाले का। नेक्स्ट, कोई भी अमाउंट जो आप रिसीव करते हैं from a person who at the time of receipt of this amount was a director of a company or a relative of director of private company। तो आप समझे, डायरेक्टर से पैसा लेना प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। और प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर के साथ साथ एक और इंक्लूड किया हुआ है, रिलेटिव ऑफ प्राइवेट डायरेक्टर। तो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से लिया हुआ पैसा और पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर से लिया हुआ पैसा, वो आपका डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड ये डायरेक्टर पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में कंपनी को एक डिक्लेरेशन दे दे कि जो ये पैसा मैं आपको दे रहा हूं, ये मैंने पैसा किसी लोन या एडवांस से एक्वायर नहीं किया है। दैट मींस उसको एक राइटिंग में डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कंपनी को कि जो ये पैसा मैं आपको दे रहा हूं, ये पैसा उसने किसी बोरोइंग, किसी लोन्स फ्रॉम अदर से नहीं दिया है। और कंपनी इस बात को, इस डिक्लेरेशन को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिक्लेयर करेगी, अपनी बोर्ड रिपोर्ट में इस बात को डिस्क्लोज करेगी। तो डायरेक्टर से पैसा आए पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी में अगर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से पैसा आए तो वो डिपॉजिट्स नहीं है, प्रोवाइडेड ये कंडीशन पूरी हो जाए कि जो ये डायरेक्टर या रिलेटिव है ये डिक्लेरेशन देगा उस कंपनी को कि मैं ये जो पैसा आपको दे रहा हूं, ये पैसा मैंने कहीं किसी लोन से, किसी बोरोइंग से एक्वायर नहीं किया है। और कंपनी इस बात को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में लिखेगी कि हाँ ये डिक्लेरेशन हमने ली है, उस डिक्लेरेशन के बाद लिखी गई है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये कहा गया कि कंपनी खुद तो बार मेंबर से एक्वायर, सॉरी नॉन मेंबर से नहीं ले सकती पैसा। कहीं ऐसा ना हो अपने डायरेक्टर को कहे कि तुम बाहर किसी से लोन ले लो और वो लोन हमें एज डिपॉजिट दे दो, उसको आप इस रूल्स में कवर नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, डायरेक्टर को ये बात सर्टिफाई करनी पड़ेगी कि ये पैसा उसने बाहर किसी से लोन या बोरोइंग से नहीं लिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्टर को कोई ये पैसा गिफ्ट कर दे और वो ये पैसा आपको आगे दे दे एज कंपनी, क्या, और फिर वो ये डिक्लेरेशन भी दे दे कि क्या मैंने, क्योंकि ये लोन से एक्वायर नहीं किया, क्या ये डिपॉजिट्स माने जाएंगे? द आंसर इज, आप समझेंगे ये डिपॉजिट्स नहीं माने जाएंगे, बिकॉज डायरेक्टर ने पैसा दिया है और उसने ये डिक्लेरेशन दी है कि ये पैसा लोन या बोरोइंग से मैंने नहीं लिया है। वर्ड्स हैं लोन और बोरोइंग से नहीं लिया होना चाहिए, यानी कि अगर वो गिफ्ट से ले रहा है पैसा पीछे किसी से और वो आगे कंपनी को दे रहा है इसको, तो वो ये डिक्लेरेशन दे सकता है और उसके डिक्लेरेशन देने के बाद इस पैसे को आप डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट हमने कवर किया, अमाउंट रिसीव्ड एज एप्लीकेशन मनी, सेकेंडली अमाउंट जो डायरेक्टर से रिसीव किया है या प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या रिलेटिव डायरेक्टर से रिसीव किया है, प्रोवाइडेड वो एक डिक्लेरेशन दे दे कंपनी को कि ये पैसा उसने कहीं से बाहर से लोन या बोरोइंग के फॉर्म में नहीं लिया है। नेक्स्ट दो पॉइंट आते हैं हमारे पास डिबेंचर्स के रेस्पेक्ट में, कि कोई भी पैसा जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स के थ्रू रेज किया गया हो या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के थ्रू रेज किया हो, ऐसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो कि शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 10 ईयर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो 10 ईयर्स के अंदर अंदर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको आप डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। एंड कन्वर्टिबल आपने कवर कर लिए, सिक्योर्ड आपने कवर कर लिए, नॉन कन्वर्टिबल नॉन सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो कि लिस्टेड हैं, उनको भी आप डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। तो हमने तीन कवर किए, सिक्योर्ड सारे, कन्वर्टिबल सारे जो कि 10 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो रहे हो शेयर्स में, इसके अलावा नॉन कन्वर्टिबल अनसिक्योर्ड लिस्टेड वाले डिबेंचर्स नहीं काउंट होंगे डिपॉजिट्स में, यानी कि अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स मान लिए जाएंगे। तो हमने क्या देखा, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर विच आर कन्वर्टिबल इनटू शेयर्स विद इन 10 ईयर्स, या थर्ड लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि आम भाषा में लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स जो कि नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड चार्ज मींस जो कि अनसिक्योर्ड हो। तो सिक्योर्ड यहां कवर हो गए, कन्वर्टिबल यहां कवर हो गए, और नॉन कन्वर्टिबल अनसिक्योर्ड लिस्टेड वाले यहां कवर हो गए। नॉन कन्वर्टिबल अनसिक्योर्ड अनलिस्टेड कहीं कवर नहीं है, तो वो कवर नहीं है मींस वो आपके ऑटोमेटिकली डिपॉजिट की डेफिनेशन में चले गए, वो डिपॉजिट्स बन गए, क्योंकि जो इन 19 आइटम्स में नहीं आएगा वो डिपॉजिट्स कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय से कोई डिपॉजिट लेते हैं नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, यानी कि एम्प्लॉय से डिपॉजिट ले रहे हैं जिसके ऊपर आप उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, और वो डिपॉजिट नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी है, यानी कि उसकी 1 साल की सैलरी या उससे कम, और उस पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानना। जनरली ये सिक्योरिटी डिपॉजिट एम्प्लॉय से सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है कि वो जॉब छोड़ के भाग वगैरह ना जाए या पैसा लेकर ना भाग जाए, तो आप उससे एक डिपॉजिट लिखवा रहे हैं, लेकिन ये डिपॉजिट नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग होना चाहिए
और ये उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप इसको डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। इसके अलावा कोई भी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग पैसा जो कंपनी होल्ड करती है या रिसीव करती है इंटरेस्ट, उसको आप डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग पैसा जो कंपनी होल्ड करती है इंटरेस्ट, उसको आप डिपॉजिट नहीं मानेंगे। 13th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसमें उन्होंने 7 पॉइंट्स कवर किए हैं, वो पैसा जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रिसीव करते हैं। नंबर 1, कोई ऐसा पैसा जो आप रिसीव करते हैं अगेंस्ट एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। आपने कोई सर्विस देनी है, कोई गुड्स देने हैं, उसके अगेंस्ट कोई आपको एडवांस दे जाता है, उस पैसे को आप डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड इस एडवांस के अगेंस्ट जो सर्विस आपने देनी थी, इस एडवांस के अगेंस्ट जो गुड्स आपने देने थे, वो 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सच एडवांस आप रेंडर कर दें। यानी कि 365 दिन, जिस दिन आपने एडवांस लिया उससे 365 डेज के अंदर अंदर अगर आप इस एडवांस के अगेंस्ट गुड सप्लाई कर देते हैं, सर्विसेज दे देते हैं, तो इसको डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। लेकिन किसी वजह से अगर कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाता है, आपने एडवांस ले रखा था लेकिन लीगल डिस्प्यूट हो गया, आप उसको गुड्स भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसको गुड्स की क्वालिटी पसंद नहीं आ रही, कोई कोर्ट में केस चला गया और ये 365 डेज का पीरियड एक्सपायर हो गया, लोग कहता है फिर भी कोई बात नहीं, इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। दैट मींस अगर ये लीगल प्रोसीडिंग्स की वजह से आपका एडवांस अड़ जाता है 365 डे से ज्यादा, यानी कि 365 डे में भी आप सर्विसेज नहीं कर दे पाते, तो भी हम इसको डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही होनी चाहिए। और अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है तो 365 डेज के अंदर अंदर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रोविजन सर्विस कर देना है, उसके बाद इसको हम डिपॉजिट मानना शुरू कर लेंगे। सेकंड, कोई भी एडवांस जो आपने रिसीव किया है इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उसके अगेंस्ट आपको कुछ एडवांस मिला है जिसका पैसा जब रजिस्ट्री वगैरह बाद में होगी तो बाकी पेमेंट मिलेगी। फिलहाल ये एडवांस जो आपके पास आया है इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एनी एग्रीमेंट और अरेंजमेंट, इसको आप डिपॉजिट नहीं मानेंगे। थर्ड, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपके पास आया है फॉर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। सी पॉइंट में क्या है, किसी ने आपको गुड्स सप्लाई करने हैं और सर्विसेज देनी है और आपने क्या कहा कि तू ड्यू डेट पर इसकी सर्विसेज देगा, दैट मींस तुम ब्रीच नहीं करोगे, इसके लिए एक मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट रख के जाओ। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो सामने वाला आपके पास रख के जाएगा, दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट अ डिपॉजिट अंडर दिस रूल। तो उन्होंने 3 बातें लिखी हैं। नंबर 1, आप कोई एडवांस लेते हैं फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड 365 डेज में आप दे दें सर्विसेज। सेकेंडली, कोई कंसिडरेशन, कोई एडवांस जो आपने रिसीव किया है अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड, आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव किया है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। फोर्थ, कोई एडवांस आया है अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, आप कोई कैपिटल गुड्स वगैरह बेचते हैं, उसकी सप्लाई के लिए आपके पास एडवांस पेमेंट आई है, उस एडवांस पेमेंट को आप डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई एडवांस आया है फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज इन फॉर्म ऑफ वारंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जनरली जैसे एएमसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी होती है, उसके लिए आपने पैसे ले लिए हैं कंपनी ने और इसके अगेंस्ट वो सर्विसेज रेंडर कर देती है, यानी कि मेंटेनेंस सर्विसेज, ये जो वारंटी सर्विसेज देनी थी ये वो रेंडर कर देती है विद इन अ पीरियड प्रिवेलेंट एज पर कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस और 5 years विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे पीरियड उन्होंने कैसे लिखा, उस सेक्टर में देखिए जनरली ये कितने समय के लिए होते हैं। मान लीजिए बेटा आप गाड़ी देते हैं, आप एक्सटेंडेड वारंटी के 10,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो एक्सटेंडेड वारंटी जनरली मान लीजिए 2 साल के लिए दी जाती है उसमें, तो 2 साल और 5 years विच एवर इज लेस। और अगर कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है तो ऑब्वियसली 5 years विच एवर इज लेस में आ जाएगा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मान लो 10-15 साल का है तो 5 साल के अंदर अंदर अगर आप ये दे देते हैं तो आपको हम इसको पैसे को डिपॉजिट नहीं मानेंगे। यानी कि एनी एडवांस रिसीव टुवर्ड्स कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज इन फॉर्म ऑफ वारंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट if the period for providing such service does not exceed the period prevalent as per the common business practice or 5 years from the date of acceptance of service whichever is less। next, कोई भी एडवांस जो आपने रिसीव किया है बिकॉज वो अलाउड है सेक्टोरल रेगुलेटर की तरफ से, यानी कि टीआरएआई की तरफ से, आईआरडीआई की तरफ से आपने कोई एडवांस प्रीमियम ले लिए हैं, एडवांस कोई डिपॉजिट्स ले लिए हैं एट द टाइम ऑफ जब आप मोबाइल वगैरह दे रहे हैं या जब आप इंटरनेट कनेक्शन लगा रहे हैं, तो उस सबको हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। एंड लास्ट, कोई एडवांस जो आपने रिसीव किया है टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिकेशन, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन्स, कोई ऑनलाइन ऐप, कोई ऑनलाइन
न्यूज चैनल उसकी सब्सक्रिप्शन आपने एनुअल बेसिस के ऊपर ले ली है, कोई एडवांस दे के ले ली है 6 महीने की 8 महीने की, तो जो ये पैसा कंपनी रिसीव करेगी ये पैसा कंपनी का डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। एनी एडवांस फॉर रिसेप्शन ऑफ सर्विस वेदर इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिसीट ऑफ सच पब्लिकेशन। तो टोटल 7 बातें थी। नंबर 1, कोई एडवांस जो आपने सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए लिया हो, प्रोवाइडेड ये सर्विस जो है 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सच एडवांस में दे दी जाए। सेकेंडली, इसमें एक एक्सेप्शन देखनी है कि अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट की वजह से 365 डेज में नहीं दी जा सकती तो फिर ये वाली 365 की लिमिट मत लगाइए, उसके बाद भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कोई भी एडवांस जो रिसीव किया गया इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जो फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन सर्विस के लिए लिया गया है, कोई एडवांस जो अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए है, कोई एडवांस जो कि रिसीव किया गया है फॉर फ्यूचर सर्विसेज जो जनरली आप वारंटी या मेंटेनेंस के फॉर्म में देंगे, प्रोवाइडेड ये सर्विस दे दी जानी चाहिए विद इन ए पीरियड प्रिवेलेंट एज पर कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस और 5 years विच एवर इज लेस। और कोई भी एडवांस जो आया है टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स अ पब्लिकेशन इन प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सब्सक्रिप्शन हो या प्रिंट की सब्सक्रिप्शन हो, उसके लिए पैसा जो रिसीव किया गया। इसके अलावा ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके बाद आपका सप्लाई ऑफ गुड्स का और सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए जो आपने एडवांस ले रखा था, ये किसी वजह से रिफंडेबल हो जाता है ड्यू टू द रीजंस दैट द कंपनी एक्सेप्टिंग द मनी डज नॉट हैव नेसेसरी परमिशंस। यानी कि आपने जो गुड्स के लिए एडवांस लिया वो गुड्स आप बनवा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए आपको परमिशन नहीं मिली, प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, किसी वजह से वो डील कैंसिल हो जाती है, तो ये पैसा डिपॉजिट्स मान लिया जाएगा अगर ये पैसा 15 दिन के अंदर अंदर वापस नहीं किया गया। यानी कि ये पैसा किसी वजह से अगर रिफंडेबल हो जाते हैं जो आपने एडवांस लिए हैं, ये आपको 15 दिन के अंदर अंदर वापस करने हैं। कौन से वाले? ए वाले, बी वाले, डी वाले, यानी कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी और सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए आपने एडवांस लिए थे, अगर ये किसी वजह से रिफंडेबल होते हैं बिकॉज आपको नेसेसरी परमिशन वगैरह नहीं मिली, अप्रूवल्स नहीं मिले वो गुड्स देने के लिए, तो आपको ये पैसा वापस करना है 15 डेज के अंदर अंदर, नहीं तो ये डिपॉजिट्स मान लिया जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा देखें इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे हमारे पास, आपको ये जो मैंने मार्क कराए हैं, एप्लीकेशन मनी, डायरेक्टर वाला पॉइंट, डिबेंचर्स वाला पॉइंट, एम्प्लॉय वाला, कोर्स ऑफ बिजनेस वाला, ये पॉइंट सारे याद रखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई भी पैसा जो प्रमोटर लाया है कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन की तरह बिकॉज ऑफ ए स्टिपुलेशन ऑफ एनी लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन और अ बैंक, यानी कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिससे आप लोन वगैरह लेने गए और उसने क्या कहा, मैं लोन तभी दूंगा जब आपका प्रमोटर कोई पैसा कंपनी में डालेगा, और आपने अपने प्रमोटर से थोड़ा सा पैसा एज डिपॉजिट एक्सेप्ट या एज लोन ले लिया अनसिक्योर्ड लोन, तो वो पैसा डिपॉजिट्स नहीं माने जाएंगे। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ unsecured loan in pursuance of any stipulation of any lending financial institution और बैंक। उसके अलावा ये सिर्फ याद करने वाले हैं, निधि कंपनी कोई पैसा रिसीव करती है, कोई चिट फंड में पैसा आता है, कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा आता है अंडर बाय द कंपनी अंडर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। उसके अलावा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड्स में या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कंपनी में पैसा आता है, तो ये मनी आपका डिपॉजिट्स नहीं माने जाएंगे। ये 6 वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, निधि कंपनी का, चिट फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड्स या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो पैसा आएगा उसको आप डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। एंड लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप कंपनी के थ्रू रिसीव किया गया पैसा, कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी है। कोई भी स्टार्टअप कंपनी अगर 25 लाख या उससे ज्यादा पैसा किसी कन्वर्टिबल नोट के थ्रू रिसीव करती है इन अ सिंगल ट्रेंच फ्रॉम एनी पर्सन, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। क्या क्या ध्यान रखना है, स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए, 25 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट रिसीव करे, कन्वर्टिबल नोट के थ्रू रिसीव करे। कन्वर्टिबल नोट क्या होते हैं, वो नोट्स जो कि या वो इंस्ट्रूमेंट जो कि या तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएं या रीपेएबल हो विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years, 5 साल के अंदर अंदर रीपेएबल हो। तो कोई भी स्टार्टअप कंपनी 25 लाख या उससे ज्यादा का फंड्स रेस करे, कन्वर्टिबल नोट के थ्रू रिसीव करे, कन्वर्टिबल नोट कौन से, जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहे हो या रीपेएबल हो 5 साल के अंदर अंदर, इन अ सिंगल ट्रांच फ्रॉम एनी पर्सन, उसको आप डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। ये कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी, पेपर में कई बार वो पूछ लेता है। स्टार्टअप कंपनी क्या होती है बेटा, स्टार्टअप कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी होती है जिसको डीआईपीपी ने स्टार्टअप कंपनी का स्टेटस दिया हो। डीआईपीपी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी, सिर्फ प्राइवेट कंपनी को स्टेटस मिलता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी
जिसको DIPP की तरफ से स्टेटस मिला उसको आप स्टार्टअप कंपनी मानेंगे। और कन्वर्टिबल नोट हमने किसको बोला, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक डेट को एविडेंस करता है, जो ऑप्शन ऑफ होल्डर के ऊपर इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबल है। तो हमने क्या लिखा, कोई भी कन्वर्टिबल नोट के थ्रू पैसा है जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता हो, या जो रीपेएबल हो विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, सिंगल ट्रांच में लेना है, 25 लाख या उससे ज्यादा लेना है, और एक स्टार्टअप कंपनी ने लेना है, तो इस पैसे को आप डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। तो दिस वाज ऑल, जो हमारे पास 19 आइटम्स थे हमने कवर कर ली। इंपॉर्टेंट आइटम्स मैंने आपको बता दी कि ये इंपॉर्टेंट आइटम्स आपको इसके अंदर याद रखनी पड़ेगी। इसके साथ हमारा पहला मेजर पोर्शन खत्म होता है कि डिपॉजिट्स होता क्या है, और ये 19 आइटम्स जो हैं इनको डिपॉजिट्स नहीं माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, मैंने आपको बताया कि डिपॉजिट्स दो तरह से एक्सेप्ट किया जा सकता है, मेंबर से अंडर 73 सबसेक्शन 2 या किसी भी पर्सन से अंडर 76। यहीं से डेफिनेशन निकल के आई कि डिपॉजिटर होता क्या है। हमने कहा डिपॉजिटर मींस एनी पर्सन या सॉरी एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैज मेड अ डिपॉजिट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, या एनी पर्सन हु हैज मेड अ डिपॉजिट विद अ पब्लिक कंपनी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 76। सिंपल सी बात है बेटा, प्राइवेट कंपनी हो आप पब्लिक कंपनी हो, अगर आप मेंबर से पैसा ले रहे हैं तो वो भी डिपॉजिटर है मेंबर, वो 73 सबसेक्शन 2 में लिया होगा। और अगर आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो अगर एक किसी भी पर्सन से पैसा लेते हैं अदर देन मेंबर तो उसको भी हम डिपॉजिटर बुलाएंगे, बिकॉज वो 76 में पैसा लिया होगा। तो डिपॉजिटर दो तरह के हो सकते हैं, या तो मेंबर होंगे या वो नॉन मेंबर होंगे। नेक्स्ट हमने बात करी एलिजिबल कंपनी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एलिजिबल कंपनी 76 के अंदर नॉन मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। तो एलिजिबल कंपनी क्या होती है, पूरी डेफिनेशन उसमें मैंने आपको नहीं बताई थी। पूरी डेफिनेशन क्या है, एलिजिबल कंपनी मींस कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और जिसने एक प्रायर कंसेंट लिया हो। मैंने इसका चार्ट बनाया हुआ है। एलिजिबल कंपनी कौन सी कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और जिसने प्रायर कंसेंट लिया हो कंपनी का। कैसे, या तो ओआर से या एसआर से। अब ये ओआर पास करना है या एसआर पास करना है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो विद इन द लिमिट्स ऑफ सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी हैं। सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी क्या कहता है कि आप जो डिपॉजिट्स रेस कर रहे हैं, क्या वो अलोंग विद ऑल योर बोरोइंग्स जो उस दिन तक हैं, क्या वो आपके पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ज्यादा बन रही हैं। अगर वो आपके पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ज्यादा बन रही हैं तो फिर आप एसआर पास करें। और अगर वो विद इन दिस लिमिट है, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कम है, तो फिर आप ओआर पास करें। तो क्या उन्होंने बोला, एलिजिबल कंपनी क्या होती है, कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसने एक प्रायर कंसेंट ली है कंपनी से ओआर के थ्रू या एसआर के थ्रू। ये ओआर और एसआर किस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आप डिपॉजिट्स रेस कर रहे हैं अलोंग विद ऑल योर अदर बोरिंग्स, क्या वो आपके पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कम है या उसके बराबर है, तो आप ओआर पास कर दीजिए। अगर ये उसको एक्सीड कर रहा है तो आप एसआर पास कर दीजिए, और ये ओआर और एसआर की कॉपी आप आरओसी को फाइल कर दीजिए। तो लीजिए कंपनी की डेफिनेशन में यही कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन में मैंने समराइज कर दिया, इट शुड बी अ पब्लिक कंपनी, इट शुड हैव अ नेट वर्थ ऑफ 100 करोड़ और टर्नओवर ऑफ मिनिमम 500 करोड़। प्रायर कंसेंट रिसीव किया गया है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। इट स्पेशल रेजोल्यूशन इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा इफ द एलिजिबल कंपनी इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स विद इन द लिमिट्स अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। यानी कि सेक्शन प्राइमरली क्या बोलता है, एसआर पास करो, लेकिन बाद में वो क्या कह रहा है कि अगर 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट्स के अंदर है तो एसआर की जगह ओआर पास कर दो, उससे भी काम चल जाएगा। तब हमने बात कर ली एलिजिबल कंपनीज क्या होती हैं। अब आ जाइए मेन सेक्शन के ऊपर। मेन सेक्शन हमने क्या देखा कि अगर आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको 73 सबसेक्शन 2 की कंडीशंस पूरी करनी है। पहले देखें 73 सबसेक्शन 1 क्या कहता है। 73 सबसेक्शन में बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहा है कि कोई भी कंपनी ऑन और फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, नो कंपनी शैल इनवाइट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम अंडर दिस एक्ट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं लेगी, मेंबर की बात नहीं कर रहा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 क्या कर रहा है, पब्लिक से नहीं लेंगे, एक्सेप्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर। मैंने आपको बताया, उन्होंने बताया कि पब्लिक से कैसे लेना है, दैट इज अंडर सेक्शन 76। इसलिए मैंने आपको यहां लिखा हुआ है कि जो नॉन मेंबर्स हैं उससे आप 73 सबसेक्शन 1 में रेड विद 76 के साथ बात करेंगे। जब आप नॉन मेंबर्स की बात करेंगे कि डिपॉजिट्स कैसे लेना है, तो आप क्या कहेंगे, 73 सबसेक्शन 1 कहता है कि नहीं एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट द मैनर प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। और एक्ट में कहां बताया गया है, 76 के अंदर।
पहले हम आ जाते हैं मेंबर्स वाले के ऊपर कि अगर आपने मेंबर से एक्सेप्ट करना है तो मैंने आपको बताया आप कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, मेंबर से तो आप ले सकते हैं। 73 सबसेक्शन 2 की 6 कंडीशंस पूरी कर दीजिए, ए टू एफ वाली, और रूल्स वाली कंडीशंस पूरी कर लीजिए। आइए जरा बातों पे जाएं, क्या कंडीशंस हैं ये। हमने कहा जी नंबर 1, आपको एक ओआर पास करना है जनरल मीटिंग के अंदर। पहली कंडीशन, ओआर पास करना है जनरल मीटिंग के अंदर, और रूल्स एज में भी प्रिस्क्राइब्ड फॉलो करने हैं। तो ये दो बातें तो करनी ही करनी है, ओआर पास करना है और रूल्स को जो आरबीआई कंसल्टेशन में प्रिस्क्राइब किएंगे, जो हम पढ़ेंगे रूल्स, इनको फॉलो करना है। इसके अलावा 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए से एफ तक की 6 कंडीशंस पूरी करिए। क्या है ये 6 कंडीशंस? ए कंडीशन क्या कहती है कि कंपनी इशू करेगी एक सर्कुलर टू द मेंबर्स इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम देम। द सर्कुलर शैल कंटेन अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, total number of depositors and the amount due towards the deposit in respect of any previous deposit accepted by the company and such other particulars in such form and manner as may be prescribed। यानी कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में कंपनी एक सर्कुलर इशू करे अपने सारे मेंबर्स को जिनसे वो पैसा इनवाइट कर रही है, और उस सर्कुलर में क्या क्या लिखे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी क्रेडिट रेटिंग, आप कितना टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स हैं और अमाउंट ड्यू है आपका पुराने डिपॉजिट्स के रेस्पेक्ट में, एंड अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म निकल के आता है बेटा रूल 4 से, जो कि क्या कहता है, ये सर्कुलर जाएगा इन फॉर्म नंबर डीपीटी 1। रूल 4 इसके कंटेंट्स भी बताता है डीपीटी 1 के कि आपको सर्कुलर में क्या कुछ लिखना है, वो मैं इस पे अभी आता हूं। फिलहाल हम पहले 6 ये पूरे कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक सर्कुलर देना है मेंबर को, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, अमाउंट ड्यू और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में देना है, रूल 4 में, डीपीटी 1 में। उसके अलावा बी क्या कहता है कि जो ये सर्कुलर आपने बनाया है अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड by the company with the registrar at least 30 days prior to the issue of circular to the members। तो जो ये सर्कुलर आप इससे पहले मेंबर्स को देंगे, उससे 30 डेज पहले इसकी कॉपी किसको दे फाइल करके आनी है, शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। तो पार्ट बी कंडीशन क्या है, इसको रजिस्ट्रार को फाइल करिए। थर्ड, सी कंडीशन क्या कहती है, आपको एक डीआरआर बनाना है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाना है कंपनी को ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर। हर साल 30 अप्रैल से पहले एक डीआरआर बनाना है, जिसके अंदर डीआरआर कहां खुलेगा, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलेगा, जिसका नाम आप रखेंगे डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, और उसमें अ सम नॉट लेस देन 20% ऑफ द अमाउंट्स ऑफ डिपॉजिट्स मेच्योरिंग फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर डाल के रखेंगे। 20% ऑफ द अमाउंट मेच्योरिंग उसके अंदर रखेंगे, 30th अप्रैल से पहले पहले ही आप उसके अंदर डाल देंगे। सच अमाउंट शैल बी कॉल्ड डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, और सिर्फ यूज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। रूल 13 यहां एक बात साफ साफ कह देता है कि ये 20% ऐसा नहीं है सिर्फ 30 अप्रैल को रखना है और उसके बाद अगले दिन निकाल लो, पूरे साल ये पैसा कभी भी 20% से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हमने 3 कंडीशन देख ली, सर्कुलर बनाना है, मेंबर्स को देना है, मेंबर्स को देने से पहले वो सर्कुलर 30 डेज पहले आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना है, एक डीआरआर बना के रखना है जिसमें 20% ऑफ द डिपॉजिट्स मैच्योरिंग इन फाइनेंशियल ईयर के अंदर पैसा रखना है 30 अप्रैल से पहले पहले, और ये पैसा कभी भी 20% से नीचे नहीं जाना चाहिए। फोर्थ कंडीशन बेटा पहले हुआ करती थी, अभी ऑमिट हो गई है, डी कंडीशन में सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एमसीक्यू में पूछना, लेकिन इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है। पहले एक कंडीशन होती थी कि आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा अपने डिपॉजिट का, यानी कि एक इंश्योरेंस लेकर रखिए कि कल को अगर आप डिपॉजिट पे ना कर पाए तो इंश्योरेंस कंपनी पे करे। ये कंडीशन हटा दी गई है, अब कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं लेना होता है, तो डी पॉइंट कट गया है। ई पॉइंट क्या कहता है, a company shall certify that it has not defaulted in the payment of deposit or interest thereon, और अगर डिफॉल्ट हुआ था तो कंपनी हैज मेड गुड द डिफॉल्ट एंड ए पीरियड ऑफ 5 years हैज elapsed। तो आम भाषा में एक सर्टिफिकेट देना है पॉइंट ई के हिसाब से कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया आज तक रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में या उसके इंटरेस्ट में, यानी कि हम कोई पुराने डिफॉल्टर नहीं है, और अगर है भी तो 5 साल हो चुके हैं उस चीज को, दैट मीन द कंपनी हैज मेड गुड द डिफॉल्ट, और 5 years हैव elapsed सिंस द डेट ऑफ मेकिंग गुड द डिफॉल्ट। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहता है, एफ पॉइंट, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी। कंपनी चाहे तो कंपनी में प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट पेबल देयरऑन बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन द असेट्स फॉर दिस पर्पस। इफ द कंपनी डज नॉट सिक्योर द डिपॉजिट्स और सिक्योर देम पार्शियली, देन सच डिपॉजिट शैल बी टर्म्ड एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। और ये बात आपको अपनी हर सर्कुलर, हर एडवर्टीजमेंट में लिखना पड़ेगा कि हमारे डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड हैं, यानी कि पूरा वैल्यू के बराबर होना चाहिए चार्ज। अगर पार्शियल है यानी कि कम वैल्यू की प्रॉपर्टी है तो फिर हम उसको अनसिक्योर्ड ही मानेंगे, पार्शियल सिक्योरिटी नहीं मानी जाएगी। तो हमारी जरा 6 कंडीशंस फटाफट देख लें। ए ने कहा जी इश्यू ऑफ सर्कुलर करना है, रूल 4 के हिसाब से हमने देखा डीपीटी 1 में जाता है ये।
फाइलिंग और सर्कुलर करना है आरओसी के पास 30 डेज बिफोर आप मेंबर्स को इशू करें। रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर है 20% बनाना होता है 30 अप्रैल से पहले पहले। उसके अलावा डिपॉजिट इंश्योरेंस की कंडीशन खत्म हो गई। सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट देना है और ये बताना है कि डिफॉल्ट हुआ भी था तो 5 साल बीत चुके हैं। और फाइनली आपको प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी अगर आप रखना चाहें तो रखिए, और ये सिक्योरिटी आपका फुल वैल्यू का होना चाहिए, पार्शियल होगा तो इसको अनसिक्योर्ड माना जाएगा। अच्छा, यहां पर आपको रूल 6 भी फॉलो करना होता है, ये रूल 6 अभी मैं आपको कराऊंगा। उसके अलावा 73 सबसेक्शन 2 हो गया। 73 सबसेक्शन 4(3) क्या कहता है? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। बड़ी नॉर्मल सी बात कहता है, वो कहता है जी कंपनी शैल रीपे द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑब्वियसली डिपॉजिट लिया है तो रीपे तो करेंगे ही, एंड द इंटरेस्ट देयरऑन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिपॉजिट। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली इन डिपॉजिट्स को रीपे कर दीजिए। और 72 सबसेक्शन 4 क्या कहता है हमारे पास फाइनली? वो ये क्या, सॉरी 73 सब होना चाहिए बेटा, ये 73 सबसेक्शन 3 और 73 सबसेक्शन 4। 73 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? 73 सबसेक्शन 3 कहता है कि कंपनी डिपॉजिट्स को रीपे करेगी। और 4 क्या कहता है? वेयर ए कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट्स और अ पार्ट देयर ऑफ और एनी इंटरेस्ट देयर ऑन, द डिपॉजिटर कंसर्न्ड शैल अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल एंड एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द कंपनी टू पे द सम ड्यू फॉर द लॉस डैमेज इंकर्ड, ये ट्रिब्यूनल की तरफ से वो ला सकते हैं। यानी कि अगर कंपनी फेल करती है डिपॉजिट पे करने में या उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने में, तो जो डिपॉजिटर है वो ट्रिब्यूनल के पास चला जाए और ट्रिब्यूनल ना सिर्फ डिपॉजिट और इंटरेस्ट और या उसकी वजह से जो भी डैमेज या लॉस हुआ है वो कंपनी से लेकर आपको देगी। तो लीजिए, हमारा ये वाला काम खत्म हुआ। हमने सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 देखा, ए से एफ तक कंडीशन। पहले उससे पहले क्या बोला गया था कि ओआर पास करना है और साथ में रूल्स फॉलो करने हैं। उसके अलावा 73 सबसेक्शन 2 ए से एफ फॉलो करना है। 73 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स होता है। और 73 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर नहीं होगा तो आप ट्रिब्यूनल के पास चले जाइए, ट्रिब्यूनल आपको डिपॉजिट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट या लॉस और डैमेज जो भी हुआ है वो दिलवा देगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं साथ के साथ आ जाता हूं बेटा 76 के ऊपर कि 76 भी पढ़ लेंगे। 76 में मैंने आपको बता दिया कुछ नई बात नहीं है, एलिजिबल कंपनी है तो वो नॉन मेंबर से भी एक्सेप्ट कर सकती है। और 76 सब सेक्शन 2 इस बात को क्लियर करता है कि 73 वाली ये 6 कंडीशंस तो लगेंगी ही लगेंगी ए टू एफ, इसके अलावा 2 एडिशनल कंडीशंस लगेंगी। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या कुछ है हमारे पास। 2 एडिशनल कंडीशंस क्या है, ये मैंने दिया हुआ है पेज नंबर 88 में बुक की, आप जिस भी बुक को रेफर कर रहे हैं वहां से देख लें। ये हमारे पास आ गया 88, सॉरी यहाँ स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया कि 73 सबसेक्शन 1 से बात उठ के आती है कि ऑन और फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो कंपनी शैल इनवाइट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड। 76 में ये बात बताई गई है। एक बात ध्यान रखनी है बेटा, ये बात जो है ये अप्लाई नहीं करेगी बैंकिंग कंपनी पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे, ये सच कंपनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। यानी कि एक बैंकिंग कंपनी, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या कोई भी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, बेटा आप समझिए ये वो कंपनियां जो जनरली डिपॉजिट एक्सेप्ट करती रहती हैं पब्लिक से, इनके ऊपर 76 नहीं लगेगा। यानी कि इनको ये कंडीशंस पूरी करने की जरूरत नहीं है, इनका तो काम ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है। यानी कि अगर नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ये लोग एक्सेप्ट कर रही हैं, यानी कि आम भाषा में कोई ट्रेडिंग कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम 76 उसके ऊपर लगा रहे हैं। ये बैंकिंग कंपनी के ऊपर, नॉन फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंशियल काम करने वाली कंपनियों के ऊपर, उनके ऊपर ये नहीं लगेगा। ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी जो फाइनेंस का काम नहीं करती, बैंकिंग का काम नहीं करती, जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग का काम करती है, 76 उनके ऊपर लगता है। एलिजिबल कंपनी के डेफिनेशन में आपको करा चुका, स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास होना वो हमने देख लिया। और उसके बाद 76 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि पूरा का पूरा 73 से 75 इनके ऊपर एज इट इज लगता रहेगा। 2 एडिशनल बातें देखें, 2 एडिशनल बातें जो इसके ऊपर लगती हैं। नंबर 1, ऑब्टेनिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग, आपको क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। द एलिजिबल कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। द गिवन क्रेडिट रेटिंग शैल इंश्योर द सेफ्टी शैल बी इन्फॉर्म टू द पब्लिक एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन ऑफ पब्लिक। और जो रेटिंग है ये आपको पब्लिक को बतानी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन ऑफ डिपॉजिट्स। फर्दर बेटा ये जो रेटिंग है ये एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स लेनी पड़ेगी, सिर्फ डिपॉजिट्स लेते समय नहीं, हर साल आपको अपने डिपॉजिट्स की रेटिंग एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेनी पड़ेगी अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप एलिजिबल कंपनी है। रूल 3 इसके बारे में बात करता है। रूल 3 के मैं साथ साथ ही कवर करा देता हूं। अ कॉपी ऑफ द क्रेडिट रेटिंग विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड एटलीस्ट वंस ए ईयर, इसको आप रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, जो आप रूल 16 में फाइल करते हैं डीपीटी 3 फॉर्म में। ये बात हम आगे पढ़ेंगे कि आपको एक अपनी
डिपॉजिट्स की रिटर्न फाइल करनी होती है DPT3 फॉर्म में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, उसके साथ ये क्रेडिट रेटिंग की जो आपने इंफॉर्मेशन लिया ये भी फाइल करेंगे। फर्दर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड या स्पेसिफाइड रेटिंग से नीचे नहीं होनी चाहिए, जो कि अप्रूव की गई हैं फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। यानी कि क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए, इसका स्टैंडर्ड क्या रखा गया कि यह मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग और अदर स्पेसिफाइड रेटिंग फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स from any one of the approved credit rating agencies as specified for non-banking financial companies in non-banking financial companies acceptance of public deposits directions act जो 1998 का है, उसके तहत जो मिनिमम रेटिंग तय की गई हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए आपकी रेटिंग्स डिपॉजिट्स की उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो क्रेडिट रेटिंग लेनी है आम भाषा में, हर साल लेनी है। क्रेडिट रेटिंग का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ये जो कॉपी मिलेगी, उसको रूल 16 में जो DPT3 जाता है उसके साथ ROC को फाइल करना है। और उन्होंने एक स्टैंडर्ड बता दिया है कि जो आप NBFC के लिए डिपॉजिट्स के लिए सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड होता है उससे कम आपकी रेटिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्रेडिट रेटिंग का पॉइंट खत्म हुआ। सेकंड पॉइंट जो 73 से एडिशनल पूरा करना होता है वो है क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी इफ द डिपॉजिट्स आर टू बी सिक्योर्ड। अगर आप अपने डिपॉजिट्स को सिक्योर कर रहे हैं तो डिपॉजिट्स के लिए असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। एवरी कंपनी विच एक्सेप्ट्स सिक्योर्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम द कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ सच एक्सेप्टेंस क्रिएट ए चार्ज ऑन दिस असेट्स। तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर आपको चार्ज क्रिएट करना है असेट्स के ऊपर। द अमाउंट ऑफ चार्ज शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सेपरेट। मैंने आपको बताया था पार्शियल नहीं हो सकता। द चार्ज शैल बी क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ द डिपॉजिट होल्डर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल। और क्योंकि बेटा सारे डिपॉजिट होल्डर्स के फेवर में कैसे क्रिएट करोगे, तो हम लोग डिपॉजिट होल्डर के फेवर में क्रिएट करने की बजाय इसको किसके फेवर में क्रिएट कर देते हैं, ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स। ऐसा हम डिबेंचर्स में भी करते थे, डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में क्रिएट कर देते थे। यहां भी आप क्या करेंगे, डिपॉजिटर ट्रस्टी के फेवर में चार्ज क्रिएट करेंगे। और ये जो चार्ज आप क्रिएट करेंगे ये एज पर रूल 6 होगा। क्रेडिट रेटिंग हमने रूल 3 के हिसाब से देखी थी, रूल 6 में आप चार्ज क्रिएट करेंगे। ये बात मैंने आपको यहां लिख दी। जब मैं रूल 6 की बेटा बात करता हूं तो रूल 6 आप समझे दोनों जगह लगना शुरू हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या देख लिया, ये 73 वाली 6 कंडीशंस तो पूरी करनी है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग लेनी है जो रूल 3 के हिसाब से है। और अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट्स हैं तो चार्ज क्रिएट करना है विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, और ये चार्ज क्रिएट होगा एज पर रूल 6। और आपने समझा होगा ये बात हमने वहां पर पॉइंट F में भी पढ़ी थी 73 में, कि आप चार्ज क्रिएट करना चाहें तो चार्ज क्रिएट करें, और वहां भी रूल 6 अप्लाई होगा। यानी कि रूल 6 यहां भी अप्लाई हो रहा है और रूल 6 यहां भी अप्लाई हो रहा है। तो यानी कि जब भी चार्ज क्रिएट होगा वो रूल 6 के हिसाब से क्रिएट होगा। रूल 6 कहता क्या है, रूल 6 कहता है कि द कंपनी कैन नॉट क्रिएट चार्ज ऑन द इनटेंजिबल असेट्स। चार्ज हमेशा किस पे क्रिएट किया जाएगा, टेंजिबल असेट्स के ऊपर ही। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। चार्ज हमेशा किसके ऊपर क्रिएट किया जाएगा, टेंजिबल असेट्स के ऊपर। इनटेंजिबल असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं किया जाएगा। तो वैल्यू ऑफ चार्ज होगा वो कभी भी लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड नहीं होगा। डिपॉजिट्स प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट जो बनता है उससे कम के लिए चार्ज क्रिएट नहीं करना है। सर फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी कि उसके बराबर होनी चाहिए। यस, प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। प्रॉपर्टी की कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू कौन निकाल के दे प्रॉपर्टी की, द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट शुड बी सब्जेक्ट टू चार्ज शुड बी असेस्ड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ये चार्ज की जो प्रॉपर्टी है इसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि ये मार्केट वैल्यू आपके डिपॉजिट के अमाउंट और उसके इंटरेस्ट के अमाउंट के बराबर या उससे एटलीस्ट ज्यादा जरूर होनी चाहिए, उसके बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और मैंने कहा था कि डिपॉजिट के लिए जो चार्ज है ये डिपॉजिटर्स के फेवर में क्रिएट करना होता है, लेकिन सारे डिपॉजिटर्स के फेवर में इंडिविजुअली तो क्रिएट कर नहीं सकते, इसलिए इसको किसके फेवर में क्रिएट कर दिया जाता है, द सिक्योरिटी शैल बी क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटर ट्रस्टी ऑन स्पेसिफिक मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो आपके रूल 6 ने 4 बातें बोली भैया, इनटेंजिबल पे नहीं बना सकते, टोटल वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, बराबर या ज्यादा होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू है जो रजिस्टर वैल्यूअर से निकालिए, और जो ये सिक्योरिटी है ये फेवर में किसके क्रिएट करनी है, डिपॉजिटर ट्रस्टी के फेवर में। और जैसे ये वर्ड आया डिपॉजिटर ट्रस्टी, तो बेटा डिपॉजिटर ट्रस्टी कैसे अपॉइंट होगा ये बात बताता है रूल 7। रूल 6 ने जिक्र किया आपके चार्ज का, उसमें जिक्र आया डिपॉजिटर ट्रस्टी का। डिपॉजिटर ट्रस्टी कहां कवर हो जाएगा, रूल 7 में। आइए सीधे बात कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स रूल 7। वन या मोर ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर नीड टू बी अपॉइंटेड फॉर क्रिएटिंग, चाहे एक या उससे ज्यादा डिपॉजिटर ट्रस्टी लेना पड़े, अपॉइंट करना पड़ेगा, उसका रिटर्न कंसेंट लेना होगा आपको बिफोर हिज अपॉइंटमेंट।
A statement shall appear in the circular or advertisement with reasonable prominence to effect that the trustee of the depositors have given their consent. ये बात आपने सर्कुलर में क्लियरली लिखेंगे कि जो डिपॉजिटर है उसने अपना रिटर्न कंसेंट दिया है. The company shall execute trust deed in DPT2. DPT1 में हमारा क्या जा रहा था, सर्कुलर. DPT2 में आप अपने डिपॉजिटर के साथ, डिपॉजिटर ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट डीड बनाएंगे. कितने समय में? एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग सर्कुलर. 7 days बिफोर इशूइंग सर्कुलर आप कंपनी एग्जीक्यूट करेगी डिपॉजिट ट्रस्ट डीड DPT2 फॉर्म में 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर. और ये जो डिपॉजिटर ट्रस्टी है ये क्या क्या बातें पूरी करेगा बेटा? ये इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए. और इसके लिए हमने क्या बातें लिखी? ये डायरेक्टर की, मैनेजरियल पर्सन या अदर ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का या कंपनी का डिपॉजिटर नहीं होना चाहिए. यानी कि कंपनी का डिपॉजिटर ट्रस्टी नहीं बन सकता. ये इंडेटेड नहीं होना चाहिए टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी होल्डिंग और एसोसिएट और होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग. कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ. किसी तरह की गारंटी अरेंजमेंट में एंटर नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ. एंड फाइनली इन 4 पर्सन से जो ऊपर लिखे हुए हैं इनमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए. तो छोटी सी बातें लिखी हुई हैं. नंबर 1 ये डायरेक्टर की, मैनेजरियल पर्सन, कोई ऑफिसर, कोई एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, या ये डिपॉजिटर नहीं होना चाहिए कंपनी का, इंडेटेड नहीं होना चाहिए कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट के प्रति, कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, कोई गारंटी अरेंजमेंट में एंटर ना हो, या इन 4 पर्सन का कोई रिलेटिव ना हो. और फाइनली ये जो ट्रस्टी है इसको आप हटा कैसे सकते हैं? ही शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर द इश्यू ऑफ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग. मीटिंग बुलाइए बोर्ड की. जो भी मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं सब अगर इसके फेवर में वोट करेंगे तो ये रिमूव होगा. इन केस ऑफ ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. आप ऐसी कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चाहिए तो फिर इस मीटिंग में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट. एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसके अंदर आना चाहिए, यानी कि उसकी कंसेंट भी लेनी पड़ेगी. तो उन्होंने क्या बोला जी, आप इसको हटाएंगे नहीं जब तक आप एक बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे उसके अंदर जो भी डायरेक्टर आ जाएं वो सारे के सारे इसके फेवर में वोट कर दें उसको हटाने के, तो वो हट सकता है. और अगर आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो ध्यान रखिए एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में आया हुआ होना चाहिए, यानी कि वो भी इसके रिमूवल के लिए वोट करे. तो ये हमारी बात होगी रूल 7 की. भैया 1 और मोर ट्रस्टी अपॉइंट करना है, रिटर्न कंसेंट लेनी है, उसकी रिटर्न कंसेंट के बारे में सर्कुलर में बताना है, ट्रस्ट डीड में इंपॉर्टेंट बात है उससे ट्रस्ट डीड साइन करानी है DPT2 में 7 days बिफोर इशू सर्कुलर. वो कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके लिए बातें दी गई हैं. डायरेक्टर की, मैनेजर पर्सन नहीं होना चाहिए, इंडेटेड नहीं होना चाहिए, पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कोई गारंटी नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई रिलेशन से इनका रिलेटिव नहीं होना चाहिए. और आप इसको हटाएंगे नहीं फ्रॉम ऑफिस जब तक बोर्ड के एक मीटिंग बुला के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उस मीटिंग में आए हैं वो इसके रिमूवल के लिए वोट करें. और उसके अंदर अगर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बुलाना जरूरी है. चलिए इसके साथ इस चार्ट का मेजर पार्ट मैंने खत्म कर दिया. सारी कंडीशंस बता दी आपको. पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, वो सारी 773 की कंडीशंस पूरी करेगी. 2 एडिशनल कंडीशंस पूरी करेगी. क्रेडिट रेटिंग लेने वाली, रूल 3 ने बताया क्रेडिट रेटिंग. सिक्योर डिपॉजिट है तो 30 डेज फ्रॉम एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट चार्ज क्रिएट करना है. कैसे करना है? रूल 6 के हिसाब से. रूल 6 ने बताया कि डिपॉजिटर ट्रस्टी बनाने की जरूरत है. रूल 7 में हमने डिपॉजिटर ट्रस्टी का काम भी निपटा लिया. अब मेरा एक रूल रह गया था जो मैंने आपको कहा था, इश्यू ऑफ सर्कुलर. सर्कुलर इशू करना है DPT1 में करना है, लेकिन मैंने आपको इस सर्कुलर के कंटेंट्स नहीं बताए थे. आइए पहले सर्कुलर के कंटेंट्स पढ़ लें. सर्कुलर के कंटेंट्स देखें. कहां गया सर्कुलर के? ये रहा. रूल 4 में मैंने सिर्फ आपको लास्ट टाइम में क्या बता दिया था कि सर्कुलर इशू करना है. रूल 4 में DPT1 में कंटेंट्स क्या है? द कंपनी शैल इशू अ सर्कुलर विद मेंबर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, स्पीड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड इन DPT1. आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं सर्कुलर को मेंबर्स को, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू वाला, स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू. Circular may be published in English language in an English newspaper or in vernacular language in a vernacular newspaper having wide circulation plus कंपनी की वेबसाइट पर इफ एनी. कंपनी चाहे तो इसको इंग्लिश न्यूज़पेपर में डाल सकती है या वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में डाल सकती है सर्कुलर को, प्लस अपनी वेबसाइट पे. बेटा यहां डिफरेंस आता है. अगर आप 73 वाली कंपनी है जो मेंबर से ले रहे हैं ये वर्ड है मे, लेकिन अगर आप एलिजिबल कंपनी है जो नॉन मेंबर से ले रही है तो रूल 4 बदल जाता है.
रूल 4 क्या कहता है कि ये शाल में कन्वर्ट हो जाएगा, उस केस में सर्कुलर इशू करना ही पड़ेगा। उसको आप एडवर्टीजमेंट बोलते हैं कि उस केस में न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डालनी जरूरी है। तो मैं आपको ये बात वहां भी रीड करा देता हूं कि अगर आप एलिजिबल कंपनी है तो एलिजिबल कंपनी के लिए क्या कहता है रूल 4, सिर्फ हल्का सा चेंज किया गया, उन्होंने कहा बाकी सब बातें सेम है, लेकिन जो ये न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने वाली बात ऑप्शनल है 73 में, ये अगर आप 76 की कंपनी है, एलिजिबल कंपनी है, तो रूल 4 क्या कहता है कि जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर के साथ साथ इसकी एक एडवर्टीजमेंट भी जाएगी, इशू ऑफ सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये भी भाई रूल 4 है, लेकिन ये किसके किसके लिए है? एलिजिबल कंपनी के लिए। एन एलिजिबल कंपनी इंटेंडिंग टू इनवाइट डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू इशू सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट इन डीपीटी 1, उस फॉर्म में आप एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में देंगे। Such advertisement shall be published, वहां क्या था? May be published, shall be published in English newspaper and in vernacular language in a vernacular newspaper. Both newspapers should have wide circulation in the state in the registered office situated. If the company has website, उसको वहां पर भी डाल दीजिए। Such advertisement shall be issued on the authority and name of board of directors. So basically board of directors ही इशू करेंगे, बाकी सारी बातें रूल 4 में सेम है। तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि आपकी जो एलिजिबल कंपनी है वहां पर सर्कुलर आपको एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में इशू करना पड़ता है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में। जबकि अगर आप 73 में डिपॉजिट्स ले रहे हैं, मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हैं, उस केस के अंदर आपको ऑप्शनल है, एडवर्टीजमेंट इशू करना चाहें तो करें, नहीं तो आप सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह से मेंबर्स को भेज दीजिए, चल जाएगा। इसके अलावा बेटा आपके ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट देना है। ये ऑडिटर ने सर्टिफिकेट में क्या देना है? वही बात जो आपके कंपनी ने सर्टिफिकेट दिया था 73 के ई पॉइंट में, कि हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया आज तक, और डिफॉल्ट किया है तो 5 साल पूरे हो गए हैं। यही बात अब कौन लिख के देगा? ऑडिटर लिख के देगा डीपीटी 1 के अंदर। इन एडिशन अ सर्टिफिकेट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अटैच्ड इन फॉर्म डीपीटी 1 स्टेटिंग दैट द कंपनी हैज नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स। इन केस द कंपनी हैज कमिटेड द डिफॉल्ट, तो certificate of the statutory auditor shall be attached in DPT form stating that the company has made good the default and a period of 5 years have lapsed। दोस्तों सेम बात बेटा जो यहां पर आपने की थी कि हमने पॉइंट ई में पढ़ा था कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ नो डिफॉल्ट इशू करना होता है पॉइंट ई के अंदर, ये कंपनी इशू कर रही होती है, बोर्ड। सेम सर्टिफिकेट कौन इशू कर रहा है? सेम बात कौन इसको आपका ऑडिटर लिख के दे रहा होता है सर्कुलर के अंदर जो आप डीपीटी 1 में बनाते हैं। नो सर्कुलर इन सच फॉर्म शैल बी नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ इशू। इसकी एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार को देनी है और ये साइन की होनी चाहिए बाय मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। जो आप तो आपका जो सर्कुलर है वो मेजॉरिटी डायरेक्टर से साइन होगा, ये बात आप पढ़ चुके हैं। 30 डेज बिफोर मेंबर्स को इशू करने से आपको रजिस्ट्रार को देना है। सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट शैल रिमेन वैलिड, कब तक वैलिड रहेगा? अप टू 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर मान लीजिए 19-20 फाइनेंशियल ईयर है तो 6 मंथ्स 30 सितंबर 2020 तक ये वैलिड रहेगा। और अप टू द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लेड बाय द कंपनी एट द एजीएम, आपकी एजीएम में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन हो जाएगी, आप समझेंगे 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, हो सकता है उससे पहले हो जाए एजीएम आपकी, 31 जुलाई को हो गई तो 31 जुलाई को आपका सर्कुलर एक्सपायर कर जाएगा। एंड इन केस नो एजीएम हैज बीन हेल्ड, the latest date on which AGM should have been held as per the relevant provisions। तो अगर AGM हुई नहीं तो फिर तो 31 जुलाई की डेट खत्म, किस डेट तक AGM हो जानी चाहिए थी उस डेट को आपका सर्कुलर एक्सपायर कर जाएगा। सर वो 30 सितंबर ही होगी, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां 3 कंडीशंस पूरी हो रही होती हैं, 6 मंथ्स एक साल में एक, और 15 मंथ्स वाला गैप। तो हो सकता है 15 मंथ वाला 31 अगस्त को खत्म हो रहा हो, तो लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त बनती हो, उस केस में 31 अगस्त को ये सर्कुलर एक्सपायर हो जाएगा। तो सर्कुलर कब तक चलता है? अप टू 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच इट इज इशूड, और द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लेड बिफोर द कंपनी एट द एनुअल जनरल मीटिंग। और अगर एजीएम नहीं हुई है तो द लेटेस्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। हर साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको एक नया सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। फ्रेश सर्कुलर शैल बी इशूड इन ईच सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर इनवाइटिंग डिपॉजिट्स ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। तो रूल 4 मैंने अब आपको पूरा करा दिया। रूल 4 ने सिर्फ बात इंपॉर्टेंट क्या बताई है कि कितने समय के लिए सर्कुलर वैलिड रहता है, डीपीटी 1 में जाता है, एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है अगर आप एलिजिबल कंपनी है, एलिजिबल नहीं है तो एडवर्टीजमेंट देना ऑप्शनल है। आप रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भेज दीजिए। किसने साइन करना होता है सर्कुलर का? बोर्ड के बिहाफ पे इशू होता है, इसलिए मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साइन करेंगे। इसके अंदर एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर की स्टेटमेंट भी लगेगी कि कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया, और डिफॉल्ट किया है तो 5 साल वहां से पूरे हो चुके हैं। अब ये चार्ट अगर आप देखें तो हमने मेजॉरिटी ये सारा चार्ट पूरा कर लिया रूल्स के साथ साथ। इशू ऑफ सर्कुलर का रूल 4 पढ़ा,
उसके बाद सर्टिफिकेशन और डिफॉल्ट हमने देखा, वही उस बात वहां भी लिखी हुई है, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी रूल 6, इसके साथ 7 आया ट्रस्टी वाला, क्रेडिट रेटिंग में रूल 3 भी हमने पढ़ लिया। रूल नंबर ना भी याद हो, कंटेंट तो आपको याद रखने पड़ेंगे इसके। कौन कर सकता है? एलिजिबल कंपनी, पब्लिक कंपनी, जो कि एलिजिबल कंपनी कौन होती है याद रखना है बेटा पेपर में। एलिजिबल कंपनी कौन होती है? एक पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तभी आपके ऊपर 76 लगेगा, तभी आप नॉन मेंबर्स एक्सेप्ट कर सकेंगे। आइए अब आ जाते हैं रूल्स के ऊपर, जो सिर्फ रूल्स हमने कवर करने हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। यहां फिर वही बात है, अगर आप एलिजिबल कंपनी है तो आपके लिए लिमिट्स अलग हैं, इन एलिजिबल कंपनी है यानी कि 73 वाली कंपनी है जो मेंबर से एक्सेप्ट कर रही है तो कंडीशंस अलग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंबर से एक्सेप्ट करना। आप मेंबर से किस हद तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तक। लिमिट क्या है? 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने कहा जी अगर आप प्राइवेट कंपनी हैं तो फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के बराबर। यानी कि मैंने कहा अच्छा, यानी कि मैं प्राइवेट हूं तो 100 कर सकता हूं, और आपने पहले कहा था 35 कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो किसके लिए हो गया? वो पब्लिक के लिए हो गया। तो पब्लिक कितना कर सकती है? 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो कितना कर लेंगे? 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम। अब प्राइवेट कंपनी में एक बात डाल दी उन्होंने, कहा जी अगर आप प्राइवेट कंपनी है 100 कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी है तो फिर आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, फिर आप 100 से भी ज्यादा करिए, कोई इश्यू नहीं है। यानी कि बातें तीन बन गई कि अगर आप 73 में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं मेंबर से तो नॉर्मल रूल क्या है? 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तक कर सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी है तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। अब सवाल उठता है ये स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है? वो ये होती है बेटा स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स रूल 3 में लिखा हुआ है। जनरल रूल क्या है? 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्राइवेट कंपनी को क्या कहा? 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी, स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी कौन सी? कोई भी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप कंपनी है फॉर 5 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। सेकेंडली, कोई प्राइवेट कंपनी जो इन ये कंडीशंस पूरी कर दे, क्या क्या? which is not an associate or a subsidiary of any other company, जो किसी कंपनी की एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, जिसकी बोरोइंग्स फ्रॉम कंपनी फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी कॉर्पोरेट और बॉडी कॉर्पोरेट इज लेस देन ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर लेस। पहली कंडीशन क्या थी? एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए किसी कंपनी की। सेकंड, उसकी टोटल बोरोइंग्स किससे? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट से ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या लिखा? द बोरिंग ऑफ सच कंपनी फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट इज लेस देन ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़। एग्जांपल देखिए, बैंक्स मान लीजिए कंपनी की बैंक से बोरिंग है 12 करोड़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 10 करोड़, कंपनी से 3 करोड़, टोटल बोरिंग होगी 25 करोड़। चेक क्या करना है? इसकी ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़। मैं कह रहा हूं पेड अप शेयर कैपिटल मान लीजिए 20 करोड़ है तो ट्वाइस हो गई 40 करोड़ और 50 करोड़, विच एवर इज लोअर 40 करोड़। अब आपने देखना है कि क्या बोरोइंग 40 करोड़ से कम है? यस, तो कंडीशन पूरी कर रही है। तो पहले आपको क्या देखना है? ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस। फिर उसका टोटल बोरिंग निकाल लीजिए और देखिए कि जो फिगर आपकी यहां आई थी क्या ये बोरिंग उससे कम है, तो ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। थर्ड, सच ए कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरिंग सब्सिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, और इसने आज तक अपनी बोरिंग्स की रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया। तो अगर आप ये वाली प्राइवेट कंपनी है जो कि एक स्टार्टअप है जिसके 5 साल पूरे नहीं हुए, या कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो एसोसिएट नहीं है, किसी की सब्सिडरी नहीं है, उसकी बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बॉडी कॉर्पोरेट्स इज लेस देन ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, और उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग्स, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगेगी डिपॉजिट्स की, और ये आपके 100% वाली लिमिट भी हमने हटा दी। तो ये हमारा आगे समरी इसकी कि अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम। स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी है तो कोई लिमिट नहीं है। अदर्स के केस में 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी में। तो अदर्स में आप समझिए बच कौन सी गई? पब्लिक कंपनी। तो 73 में मेंबर्स एक्सेप्ट किया जा सकता है 30% और 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, इन दोनों को एक बात और कही गई कि अगर आप प्राइवेट कंपनी है या स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी है, आप 100% या नो लिमिट में ले रहे हैं, तो अपनी डिटेल्स बोरोइंग्स की DPT 3 फॉर्म में जो आप फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को रूल 16 में, उसके अंदर बतानी है।
सॉरी। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं एलिजिबल कंपनीज का। अगर आप एलिजिबल कंपनी है तो भी रूल 3 आप पे लगता है। रूल 3 फिर क्या कहता है उस केस में वो कहता है कि अगर आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, अभी हम गवर्नमेंट कंपनी की बात ही नहीं कर रहे, अगर आप एलिजिबल कंपनी है तो आप अपने मेंबर से एक्सेप्ट कर सकते हैं 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम। ये क्या हुआ सर? ये एलिजिबल कंपनी तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी होगी ना, और अभी आपने कहा पब्लिक कंपनी मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। हाँ जी, अगर बेटा पब्लिक कंपनी एलिजिबल कंपनी बन गई तो फिर उसके ऊपर ये लगना खत्म। यानी कि अब मैं यहां अदर्स में किसकी बात कर रहा था? वो पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है, जो मेंबर से एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन अगर आप एलिजिबल बन गए तो फिर हमने क्या कहा, आप अपने मेंबर से एक्सेप्ट कर सकते हैं 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम, और अदर्स से पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकते हैं 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कि आप समझिए बेटा, एलिजिबल कंपनी के लिए क्या किया गया, वही जो 35% था उसके दो टुकड़े कर दिए गए। कहा 10% मेंबर से ले लो, 25% किससे ले लो? पब्लिक से ले लो। और अगर आप एलिजिबल कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी है, तो रूल क्या है? फिर तो आप 73 में ही ले रहे होंगे और मेंबर से ही ले रहे होंगे, तो उस केस में क्या है? 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर आप हैं गवर्नमेंट कंपनी, क्या गवर्नमेंट कंपनी भी एलिजिबल कंपनी हो सकती है? यस। उस केस में रूल क्या है? 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स। कोई मेंबर्स और नॉन मेंबर्स का डिस्टिंग्विश नहीं किया गया। ये नॉन मेंबर्स ऑब्वियसली ले पाएगी क्योंकि एलिजिबल है, लेकिन इसकी इच्छा 35 का 35 नॉन मेंबर्स लेना चाहे चलेगी, 35 का 35 मेंबर्स लेना चाहे चलेगा। तो दिस इज द लिमिट जो हमें बताई, ये समरी थी इसकी, कि अगर आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो मेंबर से 10%, अदर से 25%, प्रोवाइडेड आप एलिजिबल होने चाहिए, और एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी है तो 35%। इन एलिजिबल है 73 में ले रहे हैं तो लिमिट्स अलग ही हैं। अदर्स के लिए यानी कि पब्लिक कंपनी के लिए 35% ऑफ पेड शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्राइवेट कंपनी के लिए 100%, और स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी है तो कोई लिमिट आपके ऊपर नहीं होगी। टेन्योर की बात करें, रूल 3 में टेन्योर भी दिया गया। टेन्योर फॉर विच डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड, रिपेबल ऑन डिमांड नहीं हो सकते। मिनिमम टेन्योर 6 मंथ होना चाहिए, मैक्सिमम टेन्योर 36 मंथ तक जा सकता है। रिपेमेंट ऑन डिमांड नहीं होंगे, मिनिमम 6 मंथ्स का टेन्योर हो सकता है, मैक्सिमम 36 मंथ्स तक का टेन्योर हो सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शन दी गई है कि कंपनी अगर अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए फंड रेस करना चाहे तो वो रेस कर सकती है, विच इज रीपेएबल ऑन और आफ्टर 3 मंथ्स। यानी कि 6 महीने की जगह आप 3 महीने तक का भी रेस कर सकते हैं शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। लेकिन इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो जनरल पीरियड क्या है? 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तक। लेकिन आप अपने 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम तक शॉर्ट टर्म फंड्स रेस कर सकते हैं, जिसके लिए भी मिनिमम पीरियड कितना दिया गया है? 3 महीने। यानी कि 3 महीने से कम तो किसी हालत में नहीं है। 3 महीने के लिए कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड सा कर सकते हैं, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तक। वरना नॉर्मल पीरियड क्या है? 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तक। रीपेएबल ऑन डिमांड नहीं होते, यानी कि ऐसा नहीं होता जब मर्जी गए और लेके आ गए। तो आपका एक तरह से एफडी जैसा होता है कि टाइम पीरियड डिफाइंड होता है इसके अंदर। क्रेडिट रेटिंग लेनी होती है, ये बात हमने पढ़ ली। अच्छा, रूल 3 बेटा 6 बातें हैं टोटल, हमने ये पूरी कर ली। सबसे पहले हमने बात कर ली मैक्सिमम अमाउंट, हमने कवर कर लिया। टेन्योर हमने कवर कर लिया, क्रेडिट रेटिंग हमने कवर कर ली। उसके बाद 3 छोटी छोटी बातें दी गई हैं। डिपॉजिट्स इन जॉइंट नेम, जॉइंट नेम में भी डिपॉजिट्स लिए जा सकते हैं, मैक्सिमम 3 पर्सन हो सकते हैं। तो ये बात क्या है? जॉइंट नेम में डिपॉजिट्स हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 पर्सन हो सकते हैं जॉइंट। सीलिंग ऑन इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज, आइए ये पॉइंट भी छोटे छोटे देख लें। सबसे पहले हमने बात करी जॉइंट नेम के डिपॉजिट्स के बारे में, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सीलिंग ऑन इंटरेस्ट, ब्रोकरेज एंड पेएबल। A company is permitted to invite or accept or new deposits at a rate of interest or pay any amount of brokerage, but in no case it should exceed the maximum rate of interest or brokerage prescribed by RBI। तो सिर्फ सिंपल सी बात है कि जो आप इन मैक्सिमम इंटरेस्ट या ब्रोकरेज पे कर सकते हैं वो होना चाहिए जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखा हो। डिपॉजिट्स जॉइंट नेम में लिए जा सकते हैं, लेकिन ये कभी 3 से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकते। एंड लास्ट हमारे पास बात आई थी सीलिंग वाली, तो लास्ट हमारे बात आई थी नो राइट टू ऑल्टर। छठा पॉइंट जो हमारे रूल 3 में आता है, नो राइट टू ऑल्टर, कि कंपनी एक बार डिपॉजिट्स इशू कर देती है तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल्टर नहीं कर सकती, विच में प्रूव डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। यानी कि एक बार डिपॉजिट इशू करने के बाद आप अपने डिपॉजिटर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन में वेरिएशन नहीं करेंगे जो उनके लिए नॉन बेनिफिशियल हो, वो आपको अलाउड नहीं है। एक बार आपने इंटरेस्ट रेट तय कर लिया तो वो कम नहीं होगा, टेन्योर तय कर लिया तो वो इस तरह से चेंज नहीं कर सकते कि वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स हो। तो हमने 6 पॉइंट्स ये कवर कर लिया रूल 3 वाले। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है इसका कि कितना रेस किया जा सकता है मैक्सिमम अमाउंट,
टेन्योर इज इंपॉर्टेंट, क्रेडिट रेटिंग मैंने आपको कवर करा दिया 76 के साथ। ये तीन छोटी छोटी बातें, डिपॉजिट जॉइंट नेम में हो सकता है, मैक्सिमम 3% हो सकते हैं, सीलिंग ऑन इंटरेस्ट जो मैक्सिमम रेट आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है, और आप डेट्रीमेंटल वे में इसको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रूल 3 पूरा हो गया। उसके बाद हमने जो रूल देखा, रूल 4 में बेटा हमने सर्कुलर कवर किया, पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। डीपीटी 1 में होता है कंटेंट्स हमने निपटा लिए इसके। रूल 5 आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस से रिलेटेड था, ये कट ही चुका है। रूल 6 में हमने सिक्योरिटी केशन ऑफ चार्ज की बात कर ली। रूल 7 में हमने डिपॉजिटर ट्रस्टी की बात कर ली। रूल 6 मैंने निपटा लिया, रूल 7 हमने निपटा लिया। उसके बाद रूल 8 और 9 उन्होंने आपके कोर्स में डाले ही नहीं है। रूल 10 से लेकर आगे छोटी छोटी बातें हैं जो हमने कवर करनी है। फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट्स, क्या कहता है रूल 10? रूल 10 पे आ जाइए। रूल 10 क्या कहता है कि अगर आपने डिपॉजिट्स लेने हैं कंपनी साहब, तो आपको मेंबर्स को एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो कि वो सबमिट करेंगे। अ कंपनी शैल एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ओनली व्हेन एन एप्लीकेशन एज स्पेसिफाइड द कंपनी इज सबमिटेड बाय द इंटेंडिंग डिपॉजिट्स होल्डर्स। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाएगा, वो भर के आप दे दीजिएगा आपको डिपॉजिट्स अगर आपने कंपनी को देने हैं तो। द एप्लीकेशन शैल कंटेन अ डिक्लेरेशन मेड बाय द इंटेंडिंग डिपॉजिटर टू द इफेक्ट दैट द डिपॉजिट इज नॉट बीइंग मेड आउट ऑफ द मनी बोरोड बाय हिम बाय फ्रॉम एनी अदर पर्सन। उसको भी क्या करना पड़ेगा बेटा, हर डिपॉजिटर जो पैसा दे रहा होगा आपको, एप्लीकेशन फॉर्म तो भरेगा ही, साथ में एक डिक्लेरेशन देगा इस बात की क्लियरली कि वो अपने पैसों से दे रहा है ये डिपॉजिट्स, उसने ये पैसा कहीं से बोरो नहीं किया। सेम बात जो ऊपर आप डायरेक्टर्स में पढ़ के आए थे कि जहां डिपॉजिट्स नहीं माना जा रहा था, वहां भी उनसे एक डिक्लेरेशन ली जा रही थी कि आपने कहीं लोन और बोरिंग से ये पैसा तो नहीं लिया और हमें दे रहे हो। ये बात अपने हर डिपॉजिटर से पूछेंगे, हर डिपॉजिटर से ये एप्लीकेशन लेंगे, ये डिक्लेरेशन लेंगे कि वो जो पैसा दे रहा है वो अपनी या वो मनी बोरोड में से नहीं दे रहा है, वो अपने पैसों से दे रहा है। दिस इज रूल 10 कि आप एक एप्लीकेशन के थ्रू ये पैसा उससे रेस कराएंगे। फिर आ जाइए उसके बाद हमारे पास रूल 12 के ऊपर डिपॉजिट रिसीट। बेटा वो आपको डिपॉजिट दे गया, उसके बाद आप उसको एक प्रूफ की तरह रिसीट तो देंगे। रिसीट में क्या लिखा हुआ है? विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज from the date of receipt of money or realization of check the company shall furnish a deposit receipt। 21 दिन के अंदर अंदर जब वो आपको पैसे दे के गया, आप उसको एक डिपॉजिट रिसीट देंगे। द रिसीट शैल बी साइंड बाय द ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर एंड शुड स्टेट द डेट ऑफ डिपॉजिट, the name and address of the depositor, the amount of deposit, the rate of deposit and the maturity date। तो सब कुछ आप 21 डेज के अंदर उसको एक डिपॉजिट रिसीट देंगे, ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर उसको साइन करेगा और उसके ऊपर डेट ऑफ डिपॉजिट, नेम एंड एड्रेस ऑफ डिपॉजिटर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिटर, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ये बातें लिखी हुई होंगे। दिस इज रूल 12। रूल 13 मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था एक बार कि किसी भी पॉइंट पर आपका जो डीआरआर है 20% से नीचे नहीं जाना चाहिए। रूल 14 बात करता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स की। रूल 14 बात करता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स की। रूल 14 अगर मैं कवर कराऊं तो सिंपल सी बात लिखी हुई है कि आप एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स बनाएंगे कंपनी अपने पास, और उसके अंदर एवरी कंपनी शैल मेंटेन वन और मोर सेपरेट रजिस्टर्स ऑफ डिपॉजिट। अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे ये बनाएंगे इसको, और इसके अंदर पर्टिकुलर्स डालेंगे लाइक नेम, एड्रेस, पैन ऑफ डिपॉजिटर्स, नेम ऑफ गार्डियंस अगर माइनर है डिपॉजिटर, पर्टिकुलर्स और नॉमिनी, डिपॉजिट रिसीप्ट नंबर, डेट एंड अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट, ड्यू डेट, ये बातें आप उसकी रजिस्टर में डालेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है? 7 डेज के अंदर अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। द एंट्री शैल बी मेड विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रिसीट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द डायरेक्टर। द सेड रजिस्टर शुड बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। तो 8 साल तक रजिस्टर को प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये आपको बात याद रखनी है रूल्स के बारे में, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट बनेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में बनेगा, 7 डेज के अंदर एंट्री करनी है और 8 साल के लिए आपको इसको अपने पास रखना है। नेक्स्ट रूल 15 जो हमने कवर करना है, दैट इज प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। कई बार बेटा डिपॉजिटर पहले पैसा मांगने आगे खड़ा हो जाता है कि आपने उसने आपको पैसे दिए थे मान लीजिए 3 साल के लिए, वो 1 साल 7 महीने के बाद, 1 साल 8 महीने के बाद आ गया कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे मेरा पैसा वापस करिए। अब क्या करना है? प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। तो प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में क्या कहते हैं? मान लीजिए बेटा 3 साल के लिए दे के गया, 1 ईयर 7 मंथ्स के बाद वो मांगने आगे खड़ा हो गया। लॉ क्या कहता है? आप उसको 1 ईयर 7 मंथ वाला जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो देंगे। आप समझेंगे बेटा, इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है टाइम के हिसाब से। तो अब आप 3 साल वाला इंटरेस्ट नहीं देंगे, आप उसको कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे? 1 ईयर 7 मंथ्स वाला। लेकिन बेटा कंपनी कहती है सर हम तो अभी 1 ईयर 7 मंथ का डिपॉजिट लेते ही नहीं, उसका इंटरेस्ट रेट कहां से पता करें? मैंने कहा रुक जाओ, आप इसको पूरे ईयर में कन्वर्ट कर लो। अगर ये 6 मंथ से ऊपर है तो 2 साल कर लो, 6 मंथ से नीचे है तो इसको क्या कर लो? इसको 1 साल कर लो। तो मेरा 1 ईयर 7 मंथ का मतलब क्या हो गया? मैं 2 साल वाला इंटरेस्ट देखूंगा। मान लीजिए मेरा 2 साल वाला इंटरेस्ट निकलता है 8%।
उसके अंदर 1% में पेनल्टी लगाऊंगा और उसको 7% इंटरेस्ट पे कर दूंगा। तो उन्होंने क्या लिखा, दो बातें लिखी। इफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, पहली बात बेटा प्री मेच्योर टर्मिनेशन भी कब होगा, प्री मेच्योर रीपेमेंट भी कब होगा, 6 महीने के बाद। बिकॉज अगर वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद आ गया तो राउंडिंग ऑफ का रूल क्या करेगा, उसको जीरो पे ले जाएगा, और जीरो मतलब कोई इंटरेस्ट मिलना ही नहीं। आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स अगर वो आता है, बट बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि प्री मेच्योर भी कब हो सकता है, 6 मंथ्स के बाद। If the depositor requests for premature repayment, the rate of interest shall be payable at 1% less than the rate which would be payable for a period which the depositor had actually run. तो जितना समय उसने actually run किया है उसके rate of interest में से 1% माइनस कर दीजिए। If in this respect it may be noted that any part of year which is less than 6 months shall be excluded and any part which is 6 months or more, यानी कि 1 साल 6 महीने हो या 1 साल 6 महीने से ज्यादा हो, उसको बढ़ा के क्या कर लीजिए, 2 साल कर लीजिए। लेकिन दो केस में रिडक्शन नहीं लगेगी। जब कंपनी अपनी इच्छा से रूल 3 को कंप्लाई करने के लिए प्री मेच्योर पेमेंट कर रही होती है, उसको लगता है ओहो मैं तो 35% से ज्यादा या उस लिमिट से ज्यादा रेस कर लिए, तो वो कुछ पैसा वापस दे रही होती है कि ले जाओ। तो उस केस में बेटा आप क्योंकि अपनी इच्छा से वापस कर रहे हैं, आप उन डिपॉजिट होल्डर्स के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएंगे। सेकेंडली, अगर इमरजेंसी लग जाती है इंडिया में अंदर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर आपके पास कोई वॉर वगैरह हो गया तो नेवल, मिलिट्री, एयर फोर्सेज, उनकी फैमिलीज वगैरह का अगर कोई डिपॉजिट पड़ा है तो वो आप वापस कर देंगे, जिसके ऊपर आप कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे। तो दो कंडीशंस लिखी हुई हैं। एक तो जब कंपनी प्री मेच्योरली पे करती है टू कंप्लाई विद रूल 3, दैट इज परमिसिबल लिमिट से ज्यादा ले लिया इसलिए उसको फटाफट वापस दे रही है वो कि भैया मैं इससे ज्यादा रेज नहीं कर सकती थी, वापस ले जाओ। उस समय नो डाउट वो प्री मेच्योर है, 1% वाले पेनल्टी नहीं काटेंगे आप। सेकेंडली, अगर इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के अंदर, तो उस केस में भी जो आपके नेवी, मिलिट्री के, एयर फोर्सेज के डिपॉजिट्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के डिपॉजिट्स हैं, उनके अंदर से आप पेनल्टी नहीं काटेंगे। आइए आगे बात करें। नेक्स्ट हमारा हो गया रूल 15 हो गया। रूल 16 बात करता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में, और रूल 16 बात करता है डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट दो रूल्स जो हमने करने हैं। रूल 16 रिटर्न के बारे में बात करता है। रिटर्न मैंने आपको बताया डीपीटी 3 में फाइल करनी होती है। हर साल ये रिटर्न जाती है, 31 मार्च तक का जो डेटा है वो इस रिटर्न के अंदर जाता है। और ये रिटर्न कब तक फाइल करनी होती है, रिटर्न फाइल करनी होती है 30 जून तक। तो हमारे पास आ गया रूल 16। एक मिनट में, रूल 16 कहां है हमारा, हाँ जी। तो रूल 16 क्या कहता है, रूल 16 है ड्यूली ऑडिटेड रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स डीपीटी 3 में फाइल की जाएगी। 31 ऑफ मार्च एवरी ईयर का उसके अंदर पर्टिकुलर्स होंगे और ये 30 जून तक फाइल कर दी जाएगी। इट में बी क्लैरिफाइड दैट इट शैल इंक्लूड ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ डिपॉजिट्स और पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट्स और बोथ बाय एवरी कंपनी। इसके अलावा बेटा जो वो 19 आइटम्स जो आपने पैसा रिसीव किया है लेकिन उसको डिपॉजिट्स नहीं माना, उसकी डिटेल भी डीपीटी 3 के अंदर आप फाइल करेंगे। तो हमने 3 फॉर्म पढ़ लिए। डीपीटी 1 में सर्कुलर जा रहा था रूल 4 में, डीपीटी 2 में आप ट्रस्ट डीड साइन कर रहे थे जो रूल 7 में आप साइन कर रहे थे, डीपीटी 3 रूल 16 के साथ आया जो कि रिटर्न है, आप फाइल करते हैं एनुअल बेसिस पे 30 जून तक। इसके अलावा एक 16A रूल बाद में अमेंडमेंट के थ्रू याद आया है, जो कि क्या कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ डिस्क्लोजर्स देने हैं। रूल 16 रिटर्न की बात कर रहा था, रूल 16A डिस्क्लोजर्स की बात कर रहा है जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने हैं। क्या कहा उसने, अ पब्लिक कंपनी शैल डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट मनी रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड प्राइवेट कंपनी फ्रॉम डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो असल में बेटा ये वो पैसा है जो हम ऊपर पढ़ के आए थे कि डायरेक्टर से पब्लिक कंपनी ले या डायरेक्टर्स और उसके रिलेटिव से प्राइवेट कंपनी ले, तो वो पैसा जो आपने लिया है डायरेक्टर से पब्लिक कंपनी के केस में और प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर और रिलेटिव के केस में, उसको आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे, उनके नोट्स में डिस्क्लोज करेंगे इस बात को। इसके अलावा रूल 16 ने बेटा एक वन टाइम रिटर्न मांगी थी, सिर्फ एक बार ही रिटर्न फाइल करनी थी फॉर ए पीरियड कंसीडर फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2019। इसके अंदर वन टाइम रिटर्न फाइल करनी थी ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीट ऑफ मनी और लोन बाय द कंपनी नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट्स। वो सारा पैसा जो आपने इस दौरान 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 तक लिया था, जिसको आपने डिपॉजिट्स नहीं माना था। ऐसा क्यों हुआ था बेटा समझे, यहां पर उसने डीपीटी 3 में ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था ऊपर कि जिसको आप डिपॉजिट्स नहीं मानते उस पैसे की डिटेल भी डीपीटी 3 में दें। लेकिन ये अमेंडमेंट आई थी 2019 से, 1 अप्रैल 2019 से। तो इनको लगा पुरानी डिटेल तुम्हारे पास है नहीं, 1 अप्रैल 2014 से एक्ट आया, तो उन्होंने एक वन टाइम रिटर्न मांग ली 1 अप्रैल 2014 से
31 मार्च 2019 तक सारी डिटेल्स दीजिए उन पैसों की जिसको आपने डिपॉजिट्स नहीं माना, और ये कब तक देनी थी? विद इन 90 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 31 मार्च 2019। तो इसलिए रिटर्न अब जा चुकी होगी, पुरानी बात होगी, 31 मार्च 2019 के 90 डेज के अंदर अंदर देनी थी। अब उसके बाद तो नॉर्मल बात क्या है, रूल 16 कहता है कि हर बार डीपीटी 3 के अंदर आपको जिसको आपने डिपॉजिट्स नहीं माना उस पैसे की डिटेल भी देनी पड़ेगी। रूल 17 बेटा इसके अंदर आ जाता है पिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कंपनी फेल करती है डिपॉजिट्स रीपे करने में तो उसको पिनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर एनम के हिसाब से, रेट याद रखिएगा 18% पर एनम के हिसाब से। एंड फाइनली रूल 21 जो इन रूल्स के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, ये बेटा सेक्शंस की पनिशमेंट नहीं है, सेक्शन 73 या 76 की, उसके लिए 76 ए में दी हुई है। रूल्स के लिए पनिशमेंट है कि आपका फाइन एक्सटेंड होगा 5000 रुपीज, बस कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो 500 पर डे के हिसाब से फाइन आपके ऊपर लगेगा। विद दिस वी आर डन विद ऑल द रूल्स, सारे रूल्स मैंने आपको कवर करा लिए, ये उसकी एक लिस्ट है रूल्स की, आप वीडियो को पोस्ट करके चाहें तो इसको बना सकते हैं। रूल 3 से हमने शुरू किया था, रूल 3 में बेसिकली 6 बातें थी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, टेन्योर फॉर विच डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड, क्रेडिट रेटिंग की बात करी, डिपॉजिट्स इन जॉइंट नेम, सीलिंग ऑन इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेबल आरबीआई की मैक्सिमम लिमिट तक, एंड नो राइट टू ऑल्टर, ये रूल 3 था। रूल 4 में हमने कंटेंट्स ऑफ सर्कुलर डीपीटी 1 फॉर्म ये फर्क कवर है, रूल 5 है ही नहीं क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। रूल 6 में क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी की बात करी, जहां बात करी कि टेंजिबल एसेट्स में होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेस देन द डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट नहीं हो सकता, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स रजिस्टर वैल्यू निकाल कर देगा, इन फेवर ऑफ ट्रस्टी होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी की बात हमारी रूल 7 में हुई, रूल 8 और 9 कोर्स में नहीं है। रूल 10 हमने फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट्स की बात करें कि हर पर्सन डिक्लेरेशन देगा और एप्लीकेशन फॉर्म देगा। 11 में नॉमिनेशन हो सकती है, बात मैंने आपको बताना भूल गया, एक नॉमिनेशन करना चाहे डिपॉजिट होल्डर तो रूल 11 में नॉमिनेशन कर सकता है डिपॉजिट होल्डर अपनी। रूल 12 हमारा डिपॉजिट रिसीट की बात करता है जो आपको इशू करके देनी है। रूल 14 हमारे, अच्छा रूल 13 में हमने बात की थी कि जो आपका डीआरआर बनाते हैं ये कभी भी 20% से नीचे नहीं जाना चाहिए। रूल 14 बात करता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स की। रूल 15 बात करता है प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स की, जहां 1% की पेनल्टी लगाते हैं। 2 एक्सेप्शन थे जहां 1% की पेनल्टी नहीं लगानी होती। रूल 16 में आप डीपीटी 3 फॉर्म के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करके आते हैं 30 जून तक। रूल 16 है डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। रूल 17 पेनल्टी पिनल रेट 18%, अगर आप पे नहीं करते डिपॉजिट्स को। 21 हमें फाइन बता रहा था इन रूल्स को फॉलो ना करने का। 76 ए की पेनल्टी मैं आपको बता चुका कि आपको रिफंड करने पड़ेंगे अपने सारे के सारे डिपॉजिट्स। अलोंग विद दैट अगर आप 73 या 76 का वायलेशन करते हैं तो 1 करोड़ की कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी है, मिनिमम पेनल्टी 1 करोड़ या ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। तो आपको मिनिमम पेनल्टी कैसे निकालनी है, 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर बट विच में एक्सटेंड अप टू 10 करोड़। हाँ मैक्सिमम है 10 करोड़। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर इंप्रिजनमेंट 7 इयर्स मैक्सिमम और फाइन हो सकता है 25 लाख से 2 करोड़ तक का। नोइंगली एंड विलिंगली किया है, अगर उसने इंटेंशन टू डिसीव के साथ किया है तो लायबल हो सकता है 447 में। 73 हो गया, 76 हो गया, 76 ए हो गया। अब आ जाइए बीच के दो छोटे छोटे सेक्शन 74 और 75 क्या कहते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 74 क्या कहता था, 74 कहता था कि भैया अगर आप ऐसी कंपनी है जिसके पास 1 अप्रैल 2014 जब ये एक्ट आया उससे पहले के डिपॉजिट्स पड़े हैं, तो 74 उन कमेंसमेंट से पहले के डिपॉजिट्स की बात कर रहा है। 74 क्या कहता है, 74 से कि अगर आपके पास कोई कमेंसमेंट से पहले के डिपॉजिट्स पड़े हैं तो नंबर 1 एक तो स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए डीपीटी 4 के अंदर विद इन 3 मंथ्स ऑफ सच कमेंसमेंट। 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी से एक स्टेटमेंट मांगी गई थी, इसके अंदर पर्टिकुलर्स मांगे गए थे इन डिपॉजिट्स के, इनके इंटरेस्ट अनपेड के और अरेंजमेंट्स फॉर मेकिंग रीपेमेंट्स के। इसके अलावा इन्हें कहा गया था कि 3 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट और ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ विच डिपॉजिट्स वर एक्सेप्टेड, यानी कि 3 साल या उससे पहले अगर उनकी मैच्योरिटी हो रही है तो उन्हें रीपे कर दीजिए। यानी किसी भी हालत में आपके पुराने डिपॉजिट्स कमेंसमेंट के 3 साल बाद तक नहीं चलते रहने चाहिए थे। हां कुछ केस में अगर आप ट्रिब्यूनल से परमिशन ले लेते तो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल जाता। तो आप प्रैक्टिकली बट आप समझें ये सब रीपे हो गए होंगे। 1 अप्रैल 2014 से पहले के डिपॉजिट्स की बात हो रही है, इनको रीपे करना था विद इन 3 इयर्स फ्रॉम सच कमेंसमेंट और ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट्स वर एक्सेप्टेड विच एवर इज अर्लियर। अगर इनको रिन्यू करना था तो रिन्यू करें, लेकिन फिर 73 से 76 ए के हिसाब से रिन्यू करें। और अगर आप इसका फॉलो नहीं करते थे तो इसके लिए फाइन दिया गया था 1 करोड़ मैक्सिमम 10 करोड़ का, 7 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट 25 करोड़ लैक्स टू 2 करोड़, और बहुत ये 74 का हमारे अंदर फाइन दिया गया था। और 75 ने क्या बोला था, 75 ने बोला था कि अगर 74 में हमें लगा
कि आपने 74 की वायलेशन की है विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड द डिपॉजिटर्स या फ्रॉडुलेंट पर्पसेस के लिए, तो हम 447 भी आपके ऊपर लगा देंगे। तो 74 और 75 आम भाषा में प्री कमेंसमेंट के डिपॉजिट्स के बारे में बात करता है। सिर्फ इतनी सी बात याद रखिएगा, डीपीटी 4 में स्टेटमेंट मांगी गई थी 3 महीने के अंदर अंदर और 3 साल के अंदर अंदर या उससे पहले अगर उनकी मेच्योरिटी हो जाती है तो उन्हें रीपे करने के लिए कहा गया था। अगर रिन्यू करना है तो चैप्टर 5 यानी कि 73 से 76 ए के हिसाब से करने थे। ट्रिब्यूनल चाहता था कुछ एक्सटेंशन दे सकता था, ना पे करने के लिए उन्होंने पेनल्टी दी थी और कहा था कि अगर हमें लगा कि 74 का आपने 74 का वायलेशन किया है लेकिन फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए किया है, इंटेंट टू डिफ्रॉड के साथ किया है, तो 447 भी हम आपके ऊपर लगा देंगे। तो दिस वाज एंटायर डिपॉजिट चैप्टर जो मैंने आपके साथ कवर किया 73 से लेकर 76 ए तक। साथ में हमने रूल्स कवर किए, सेक्शन 7 टोटल 22 रूल्स थे जिसकी लिस्ट भी मैंने आप लोगों को बनवा दी। चलिए दिस इज इट, आपका डिपॉजिट्स का चैप्टर यहां खत्म होता है।